जय माता दी ऑल। और लास्ट क्लास में हमने बहुत सारी बातें की सेकेंडरी मार्केट के बारे में, शेयर खरीद के रख लिया ट्रेडर, और फिर 1 महीने 2 महीने बाद 6 महीने बाद बेच दिया जब शेयर का रेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, वेल शेयर आज खरीदा है और 20 साल 25 साल रखा अपने पास, जब रेट 4000 गुना बढ़ गया या 1000 गुना बढ़ गया तब बेचेंगे, खूब मोटा पैसा कमाएंगे। Then we also talked about short selling. We also talked about intraday. अगर सुबह लग रहा है कि प्राइस अभी कम है, शाम तक बढ़ जाएगा, तो फिर हम सुबह इंट्राडे ट्रेड में खरीद लेते हैं और शाम को हाई प्राइस पे बेचेंगे। इंट्राडे याद है ना, सेम डे खरीदना सेम डे बेचना, सेम कंपनी के शेयर्स सेम क्वांटिटी, बस प्राइस में जो डिफरेंस है वो आपका बेनिफिट बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो प्रॉफिट है। और आपको शेयर्स की डिलीवरी ना लेनी है ना देनी है, बाकी आगे डिटेल में बताऊंगा। और शॉर्ट सेलिंग में उल्टा, अगर आपको लग रहा है सुबह शेयर का रेट ज़्यादा है, शाम तक नीचे गिर जाएगा, तो नाउ इन दैट केस विल आई से यू कैन गो फॉर शॉर्ट सेलिंग। जो शेयर आपके पास है ही नहीं, सुबह बेच दिया और शाम को वो उसी कंपनी का शेयर, सेम क्वांटिटी सेम नंबर ऑफ शेयर्स सेम कंपनी के, शाम को खरीदे एट लो प्राइस, और फिर सुबह हाई प्राइस पे बेचा था, शाम को लो प्राइस पे खरीदा है। जो प्राइस डिफरेंस है तो वो आपका प्रॉफिट है। और लेकिन वो प्योर जुआ है, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में समझा दिया था। आज स्टॉक मार्केट फिर से डाउन है, आपके सामने वो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डाउन है। और ये बीएससी की वेबसाइट आपके सामने ही है अभी, सो गिर रही है। और हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको वो पॉइंट्स भी चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं सामने स्क्रीन पे, टॉप पे यू कैन सी दैट। हाँ, 70,724 देखते देखते 70,720, 22, 31, ऊपर नीचे वो चल रहा है मामला, और वो पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। सर यही यही तो समझ में नहीं आता, ये पॉइंट्स चेंज कैसे होते हैं? सर यही तो समझ में नहीं आता, ये ग्राफ बनता कैसे है? ये बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, आने वाले सेशन में बहुत जल्दी बताऊंगा कि ये ग्राफ कैसे बनता है। बीएससी सेंसेक्स जो आपको दिख रहा है, ये बैंकेक्स आ गया हमारे सामने। ग्राफ एक नहीं होता, ग्राफ बहुत सारे होते हैं। एक सेंसेक्स होता है, एक बैंकिंग कंपनीज का बैंकेक्स होता है, लेकिन जो सबसे सबसे ज़्यादा प्राइम माने जाते हैं वही निफ्टी और सेंसेक्स। उसके अलावा बैंकिंग कंपनीज हैं तो बैंकेक्स है। जहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, दिमाग वाला काम हो रहा है, वहाँ माइंडेक्स नाम की भी चीज़ है। तो हम बात करेंगे आगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सब कुछ है। तो ये जो है, ये आपको जो घड़ी घड़ी बदलता हुआ नज़र आ रहा है, 70,754 से 747 हो गया। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, ये कैलकुलेशन आपको सिखाने वाला हूँ। और ऐसे ही निफ्टी की भी बात करें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ जो टॉप पे दिखाई दे रहा है, वेल निफ्टी 50 ऑन द वेबसाइट ऑफ निफ्टी, ये भी हर थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। और मतलब सेम कहानी है, वहाँ पर भी बदल रहा है और यहाँ भी बदल रहा है। द थिंग्स आर चेंजिंग अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और बस इतना बोलना चाहूँगा कि कैलकुलेशन सीखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो। कैलकुलेशन सीखने के लिए एक चीज़ बोलूँ, आपका बैच शुरू हुआ, पहले दिन मार्केट डाउन थी, दूसरे दिन एकदम से जंप अप था, बाउंस बैक था, अप थी, तीसरे दिन फिर डाउन है। तो मार्केट ना तो ऐसा भी नहीं है कि हर दिन ऊपर 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 जा रही है, 3 दिन में ही देख लिया, पहले दिन ऊपर, दूसरे दिन पहले दिन नीचे, दूसरे दिन एकदम से ऊपर, फिर तीसरे दिन फिर नीचे। तो मतलब मार्केट में ना मिक्स्ड ट्रेंड चल रहा है, ना तो क्लियर अपवर्ड मूवमेंट है ना तो क्लियर डाउनवर्ड मूवमेंट है। एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, अगर ये कहानी चल रही है तो मतलब मिक्स्ड ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर। दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सो बाकी हम आगे बात करते रहेंगे। और आज के बारे में बात करें, जब हम आज वापस क्लास में लौट कर आए हैं, तो अब हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, जस्ट वेट फॉर दैट, आई विल पुट दैट ऑन स्क्रीन। जो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है भाई हमें। सेकेंडरी मार्केट के अभी मजे ले रहे हैं और सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करेंगे, और हम अब धीरे धीरे मार्केट में एंटर होंगे। प्राइमरी मार्केट कह लो, सेकेंडरी मार्केट कह लो, हम धीरे धीरे मार्केट में एंटर होंगे। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, तो सेबी की वेबसाइट पे वापस दर्शन के लिए आते रहेंगे। एनएसडीएल सीडीएसएल के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सीडीएसएल। विल बी टॉकिंग मोर डिटेल इन दैट। और फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया हमारा, मनी मार्केट हो गया, उसके साथ हमने कैपिटल मार्केट के बारे में बेसिकली बात की, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होता है। डेरिवेटिव मार्केट बाद में डिटेल में बात करेंगे, और कमोडिटी मार्केट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, जबकि सिलेबस में नहीं है लेकिन आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं बात होगी। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पे ही फोकस चल रहा है। टेन्योर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हो गई, लास्ट क्लास में एनएससी बीएससी के बारे में बात हुई, नीट और बोल्ट के बारे में बात हुई, निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बात हुई।
रिमेंबर ऑल दैट, याद है ना सब कुछ। 30 कंपनीज इन सेंसेक्स, और निफ्टी में वो 30 रिपीट हो रही हैं और फिर निफ्टी में 20 और ऐड हो रही हैं। तो हालांकि इसकी डिविएशन आपको दिखाऊंगा, डिविएशन आपको दिखाऊंगा, जस्ट वेट फॉर दैट। और हाउ टू ओपन द डीमैट अकाउंट, इन सब के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू, अब यहाँ फोकस एरिया रहने वाला है डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट, इन सब के ऊपर फोकस एरिया रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ डिपॉजिटरी एक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेंगे। जो चैप्टर है ना डिपॉजिटरी एक्ट, वो तो मैं आपको करवाऊंगा पूरा, लेकिन बेस यहाँ पर ही बन रहा है, इंट्रोडक्शन में बन रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो सारी चीज़ों को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। सो डिपॉजिटरीज एंड डीपीज के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो ये अब आपको मेरी बुक में चैप्टर नंबर 1 है डिपॉजिटरी एक्ट, तो वहीं से आपको ये चार्ट पेज नंबर 1.1 पे दिया हुआ है, वहीं से दिखा रहा हूँ आपको। आप कह सकते हो कहीं ना कहीं चैप्टर 1 का हल्का सा टच ले रहे हैं। जब हम कहते हैं इंडिया में डिपॉजिटरी सिस्टम है, तो डिपॉजिटरी सिस्टम को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? डिपॉजिटरी एक प्रकार का बैंक होता है जिसमें हम कैश नहीं रखते, पैसा नहीं रखते, क्या रखते हैं? equity shares, preference shares, debentures, bonds and other kind of securities in the electronic form, in the demat form, dematerialized form। dematerialized का मतलब शॉर्टकट में बोलते हैं डीमैट। डीमेटराइज्ड का मतलब जो मटेरियल फॉर्म में ना हो, जो फिजिकल फॉर्म में ना हो, नॉन फिजिकल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो एक प्रकार का बैंकिंग सिस्टम है जिसमें हम सिक्योरिटीज रखते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन द डीमैट फॉर्म, इन द डीमेटराइज्ड फॉर्म एंड नॉट द कैश। तो इसमें सब कुछ आता है। और इसमें क्या, इसमें यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी रख सकते हैं। यस, जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स मार्केट में ट्रेड हो रही हैं, जो आप ब्रोकर के थ्रू ले सकते हो, तो आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हो तो आप इसके अंदर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। सो इंस्टेड ऑफ कैश, दैट इज फर्स्ट थिंग ओवर हियर। अब इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं। 2 डिपॉजिटरी कौन है? NSDL और CDSL। तो पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ऐसे बैंक हैं जिनमें आप सिक्योरिटीज रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में। देखो, अगर हम नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं और कैश की बात कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, HDFC बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, एंड सो ऑन। सरकारी बैंक भी हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं, ICICI बैंक, कोटक बैंक, वो सारे हैं, वो तो पैसा रखने के लिए हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा इन द डीमैट फॉर्म, तो पूरे इंडिया में सिर्फ 2 बैंक हैं, और बैंक नहीं बोलते उसको, डिपॉजिटरी बोलते हैं। NSDL इज फर्स्ट डिपॉजिटरी, CDSL इज सेकंड डिपॉजिटरी। और ये दोनों कंपनीज हैं, पार्टनरशिप फर्म नहीं है। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये दोनों कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। बने तो प्रीवियस कंपनीज एक्ट में थे, बट नाउ गवर्न्ड बाय द न्यू कंपनीज एक्ट। सो ओनली अ कंपनी कैन बी established as depository. LLP, partnership firm, cannot be established as depository, one thing। NSDL को बनाने वाले 3 प्रमोटर्स जिन्होंने मिलकर NSDL को बनाया, IDBI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, UTI, इन तीनों ने मिलकर NSDL को बनाया। एंड these are three sponsors of NSDL। On the other side, when I'm talking about CDSL, then there are 2 sponsors of CDSL, ICICI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों ने मिलकर बनाया CDSL। तो एक तरफ IDBI, NSE और UTI ने मिलकर बनाया NSDL, एक तरफ ICICI और BSE, इन दोनों ने मिलकर बनाया CDSL। अब सुनो जरा ध्यान से, एक नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में और इनमें कहाँ फर्क है? अगर मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो मैं डायरेक्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाऊंगा और वहां जाकर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करूंगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा और अकाउंट ओपन कर लूंगा। और मैं भी HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, कोई भी बैंक है, सीधा जाऊंगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप करूंगा, फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, अकाउंट ओपन करूंगा, वो हो गया। लेकिन मुझे NSDL और CDSL में अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैं डायरेक्टली इनके पास नहीं जा सकता, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? DP के पास। DP की फुल फॉर्म डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, देयर आर many depository participants with NSDL, there are many depository participants with CDSL also। कितने हैं? कितने हैं वो नंबर अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आज की तारीख में, आगे आने वाले टाइम में डेटा चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, अलग बात है। NSDL के पास 287 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, CDSL के पास तो और ज़्यादा हैं, 652 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं। ये डेटा कब का है? 25 जनवरी 2024 का डेटा है। सोर्स क्या है? SEBI की वेबसाइट पे जो दिख रहा है, आपको अभी दिखाऊंगा तो, लेकिन इसमें ना आने वाले टाइम में प्लस माइनस होगा, वो नंबर चेंज होगा,
वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा कितने डीपीज हैं, नोबडी इज गोइंग टू आस्क, सिर्फ अपनी जानकारी के लिए है और कुछ नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, एज पर डिपॉजिटरी एक्ट 1996, एज पर डिपॉजिटरी एक्ट 1996 डिपॉजिटरी और डीपी के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। डिपॉजिटरी एंड डीपीज हैव द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, चाहे वो एनएसडीएल हो चाहे वो सीडीएसएल हो। तो एनएसडीएल का अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, सीडीएसएल का अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है। और नीचे कुछ चीज़ें हम चैप्टर 1 में देखेंगे, अभी नहीं बता रहा आपको। स्पॉन्सर कौन होता है जो डिपॉजिटरी को बनाता है, स्पॉन्सर कौन कौन हो सकते हैं, और डीपी कौन कौन लोग हो सकते हैं, ये हाँ थोड़ा सा अभी देख सकते हैं कि डीपी कौन कौन लोग बन सकते हैं, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन कौन लोग बन सकते हैं, हु कैन बिकम डीपीज। तो सैबी डिपॉजिटरी एंड डीपी रेगुलेशन लिखा है, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन बन सकता है, या तो वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कंपनी लॉ में डिफाइंड है, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस वो चैप्टर 1 में बताऊंगा, एक बार रिपीट करूंगा। एलआईसी, यूटीआई, आईडीएफसी, ये हो सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। बैंक्स कैन बिकम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, अलाउड है, बैंक्स कैन बिकम, आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक एंड सो ऑन कैन बिकम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, एचएसबीसी बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड और सिटी बैंक, ये लोग भी एलिजिबल हैं वेल टू बिकम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हर स्टेट में होती है, यूपी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यूपीएसएफसी, और आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एपीएसएफसी, दिल्ली में दिल्ली स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र में एमएचएसएफसी, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। एनी अदर एंटिटी प्रमोटेड बाय एनी अबव 4 कैटेगरीज, और वेल वो भी बन सकती है जो जिसको पीएफआई बैंक या फॉरेन बैंक या एसएफसी ने प्रमोट किया हो, ऐसी एंटिटी भी डीपी बन सकती है। और ब्रोकर्स कैन ऑल्सो बिकम डीपी, तो ब्रोकर्स भी डीपी बन सकते हैं, बट अदर्स कैन ऑल्सो बिकम डीपी। तो ये थोड़ा सा बस अभी ज़्यादा दिमाग में नहीं ले जाना आपको, चैप्टर 1 में रिपीट करेंगे, ये चार्ट दोबारा से रिपीट होगा और ज़्यादा डिटेल में। तो एनएसडीएल हैज़ 287 डीपीज, सीडीएसएल हैज़ 652 डीपीज एज ऑन 25th of January 2024। अगर मैं ऐड करूंगा नंबर तो आपको 800 900 प्लस नज़र आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत सारे ना कॉमन भी हैं, बहुत सारे कॉमन भी हैं। तो ब्रोकर गिव्स, अच्छा अब ब्रोकर में और डीपी में फ़र्क क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रोकर गिव्स ब्रोकिंग सर्विसेज, दैट इज ही गिव्स ट्रेडिंग फैसिलिटी। एक ब्रोकर क्या करता है, क्योंकि हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं तो पता होना चाहिए ना। ब्रोकर गिव्स ब्रोकिंग सर्विसेज एंड ही गिव्स अस ट्रेडिंग फैसिलिटी। नाउ ही गिव्स अस ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रोकर हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट देता है ट्रेड करने के लिए, सेलिंग बाइंग करने के लिए। वी प्लेस अवर बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर इन अवर ट्रेडिंग अकाउंट, हम अपना बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। उस ट्रेडिंग अकाउंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारे पास होता है, या ऐप में है तो ओटीपी जनरेट होता है, हम ऐप में जाते हैं, जो हमें ऐप मिली हुई है, एंजल 1 की ऐप है या जो भी है, उस ऐप में गए, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला अपना, या वेल डायरेक्टली जैसे लॉगिन किया तो ओटीपी मांगा तो ओटीपी डाला जो फ़ोन पे आया, और लॉगिन कर लिया, अपना बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर पंच कर दिया ब्रोकर के पोर्टल पे या ब्रोकर की ऐप में। और उसके बाद ब्रोकर क्या करता है, उस पोर्टल या उस ऐप में जब हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, देन द ब्रोकर एंटर्स अवर ऑर्डर इनटू द नीट प्लेटफॉर्म और बोल्ट, वो हम चुनते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि हम चुनते हैं ऑर्डर प्लेस करते समय कि हम एनएससी में प्लेस कर रहे हैं या हम बीएससी में प्लेस कर रहे हैं। तो क्योंकि हम चुनाव कर रहे हैं, तो जो भी हमने चुनाव किया एनएससी या बीएससी, ब्रोकर अकॉर्डिंगली उठाकर उस ऑर्डर को इमीडिएटली, और ब्रोकर मैनुअली नहीं कर रहा, ये सारा काम ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर कर रहा है। तो ब्रोकर की वेबसाइट का, पोर्टल का या ऐप का जो सॉफ्टवेयर है, उस ऑर्डर को इंस्टेंटेनियसली विद इन 1 सेकेंड, विद इन लेस देन 1 सेकेंड, इंस्टेंटेनियसली इट इज पुटिंग ऑन द NSE NEAT platform or BSC Sensex as the case may be. Then दूसरी तरफ डीपी के बारे में बात करते हैं, तो डीपी हमें क्या देता है, डीमैट अकाउंट देता है। डीपी हमें डीमैट अकाउंट देता है, डीमैट अकाउंट फैसिलिटी देता है। और ये डीमैट अकाउंट फैसिलिटी का पर्पस क्या है, ट्रेडिंग नहीं है, पर्पस क्या है, स्टोरेज, टू स्टोर द सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डीमैट अकाउंट का पर्पस क्या है, स्टोरेज ऑफ शेयर्स एटसेट्रा में, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स वगैरह वगैरह, वो सब कुछ इन द डीमैट फॉर्म। इन द डीमैट फॉर्म बोले तो नॉन फिजिकल फॉर्म, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोरेज करने की फैसिलिटी देता है। एंड देन आई से डीमैट अकाउंट अगर हम ओपन करते हैं, तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का हमें एक
हर साल एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं। कुछ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं लेते, वेव ऑफ कर देते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, उनकी स्ट्रैटेजी है अपने कस्टमर्स बढ़ाने की। तो एएमसी और ट्रांजैक्शन जब करते हैं ना आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स डेबिट हो गए या शेयर्स क्रेडिट हो गए, तो ट्रांजैक्शन के ऊपर भी वो अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से। और कुछ डीपीज कम लेते हैं, कुछ डीपीज ज़्यादा लेते हैं, कुछ नहीं भी ले रहे हैं, कुछ टाइम के लिए वेव ऑफ कर देते हैं शुरू में। तो वो हम अभी बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा, ब्रोकर के थ्रू जब आप सेल परचेज कर रहे हो तो ब्रोकर बदले में क्या ले रहा है? ब्रोकरेज। अच्छा, ऊपर से जीएसटी भी ले लेते हैं, जो ये चार्जेस लगा रहे हैं इन चार्जेस के ऊपर जीएसटी लेते हैं, और फिर आपको लगेगा अहो हमने प्रॉफिट जितना कमाया था उसमें से ये चार्जेस तो कट गए और जीएसटी भी लग गया उनके ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सो अभी उन सब डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो जब हम पहुंचेंगे फुल डिटेल ऑफ सेकेंडरी मार्केट तो हम बात करेंगे। ब्रोकर कम डीपी। अब कुछ लोग होते हैं जो ब्रोकर भी होते हैं, डीपी भी होते हैं, जैसे एंजल वन ब्रोकर भी है, डीपी भी है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड ब्रोकर भी है, डीपी भी है। तो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करेंगे, एंजल वन को, एचडीएफसी सिक्योरिटीज को, कोटेक सिक्योरिटीज को, जो कि ब्रोकर भी है और डीपी भी है, तो वो आपको डबल फैसिलिटी देगा इन सिंगल अकाउंट। आप एक अकाउंट ओपन करोगे आपको डबल फैसिलिटी मिलेगी, और उस अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा? डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आप किसी ब्रोकर के पास जाओगे जो सिर्फ ब्रोकर है, डीपी नहीं है, तो ट्रेडिंग अकाउंट देगा। फॉर एग्जाम्पल मैग्नम सिक्योरिटीज लिमिटेड। मैग्नम सिक्योरिटीज लिमिटेड इज अ ब्रोकर बट इट इज नॉट डीपी, तो वो आपको क्या देगा? ट्रेडिंग अकाउंट। अगर मैं बात करूं सिर्फ डीपी है और ब्रोकर नहीं है, आरबीएल बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीपी है, ब्रोकर नहीं है, तो ये आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देंगे। तो मैग्नम सिक्योरिटीज आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट देगा, डीमैट अकाउंट नहीं देगा। और जो डीपी है, आरबीएल बैंक या सिटी यूनियन बैंक, ये आपको डीमैट अकाउंट देगा, ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं देगा। तो डीमैट अकाउंट का पर्पस क्या है? कि वहां पर सिक्योरिटीज को आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वहां से ना आप बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। डीमैट अकाउंट में सिर्फ स्टोरेज के लिए है, ओनली द फैसिलिटी स्टोरेज। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो दैट इज फॉर ट्रेडिंग पर्पज, सेल परचेज पर्पज, नॉट फॉर स्टोरेज, नॉट फॉर स्टोरेज। और अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट अलग है और डीमैट अकाउंट अलग है, आपके पास दो अकाउंट हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो आप खरीदेंगे ना सिक्योरिटीज, इमीडिएटली आपके ट्रेडिंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में चली जाएंगी। और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट से बेचनी है तो पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट से बेचनी है तो पहले आप अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में, सॉरी, डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करके फिर बेचोगे। अभी मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगा सब कुछ, इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो, सब्र करो, आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। और अगर आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज में चले जाते हो, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, नाउ इन दैट केस, तो आपका ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट सिंगल खुल जाएगा, और सिंगल अकाउंट में ही डबल फैसिलिटी हो जाएगी कि वही आपका डीमैट अकाउंट भी है और वही आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी है। और इसमें थोड़ा सा मतलब कन्वीनियंट रहता है, आराम रहता है ऑपरेट करने में, अगर हम ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ले लो या कोटेक सिक्योरिटीज ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, बात समझ में आ रही है? सो गिविंग द डबल फैसिलिटी इन द सिंगल अकाउंट, डीमैट अकाउंट कम ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट फॉर स्टोरेज भी हो गया और ट्रेडिंग अकाउंट फॉर बाइंग सेलिंग भी हो गया। डायग्रामेटिकली और इलेबोरेट करूंगा, आ रहा है, आ रहा है। और अब एक चीज आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में सेबी की वेबसाइट है, सेबी की वेबसाइट है। सो ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी दिख रहा है हिंदुस्तान में आज की तारीख में रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर इक्विटी शेयर्स में डील करने वाले कितने हैं जो एलिजिबल हैं एज ऑन 23 जनवरी 2024। तो नंबर आ रहा है यहाँ पर 4936 ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी। कहाँ जाना है? रिकॉग्नाइज्ड इंटरमीडियरीज में जाना है। आई होप गेटिंग दैट। तो दिख रहा है 4936 ब्रोकर्स, रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हु आर रजिस्टर्ड विद सेबी। और एक चीज और दिखाना चाहूंगा जो सेबी की वेबसाइट पे देख रहे हैं, ऑन द वेबसाइट ऑफ सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सीडीएसएल के कितने हैं? सीडीएसएल के पास कितने डीपी हैं? 652। सीडीएसएल के पास 652 डीपी हैं। और एनएसडीएल के पास कितने हैं एज ऑन 24 जनवरी? द डेटा इज अपडेटेड, बाद में डेटा चेंज होता रहेगा। 287 डीपी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में फ्यूचर में प्लस माइनस होता रहेगा। अब मैं अगर यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो वो एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी जिसमें सब आ जाएगा। कल को आप ट्रेनिंग करने के लिए जा सकते हो यहाँ पर,
कल को जॉब करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हो आप, CDSL NSDL के, यू कैन बिकम कंपनी सेक्रेटरी, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी। तो इनका सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, ईमेल आईडी। सर अभी खोल के दिखा दो, अंदर से आवाज़ आ रही है दिल में से, अभी नहीं दिखाऊंगा, वो उसमें टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा। सो मे बी नॉट टुडे, मे बी इन नेक्स्ट सेशन टुमारो और डे आफ्टर। और CDSL की वेबसाइट खोलता हूँ तो CDSL की वेबसाइट पे क्या दिखता है मुझे यहाँ पर कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर, नंबर ऑफ DPs दिखते हैं 583। तो मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ, SEBI की वेबसाइट पे कह रहे हैं 652 एज ऑन 24 जनवरी 2024, डेट भी दे रहे हैं। तो SEBI ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है, CDSL ने अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया, पुराना नंबर दिखा रहे हैं और 583 दिखा रहे हैं, जबकि अभी बढ़कर 583 से 652 DPs हो चुके हैं, SEBI की वेबसाइट जो अपनी अपडेट दिखा रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि CDSL ने अपनी वेबसाइट पे पुराना नंबर दिया हुआ है 583 और एक्चुअली 652 है। SEBI की वेबसाइट कह रही है वी आर अपडेटेड अप टू 24 जनवरी 2024। फिर NSDL का भी है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा मतलब एट दिस मोमेंट। अब आपको कुछ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक तरफ हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE और उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नीट और बोल्ट, और दूसरी तरफ है NSDL CDSL। दोनों तरफ जी फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? एक तरफ ये जो NSE और BSE है ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो CDSL और NSDL है वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं NSE BSE ये सिर्फ क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ क्या होता है, ट्रेड होता है, यहाँ स्टोरेज नहीं होती है, राइट। सेकेंडरी मार्केट की बातें हो रही है, अल्टीमेटली जाना तो सबने सेकेंडरी मार्केट में है, जो प्राइमरी मार्केट में भी अलॉटमेंट लेता है वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर बेचता है। तो हमें तो सेकेंडरी मार्केट में फाइनली एक्टिव होना ही है। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ब्रोकर्स के थ्रू सेल परचेज करने के लिए। NSDL CDSL जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ओनली फॉर बाइंग सेलिंग, यही करना है यहाँ आकर, और क्या करना है। और इसके अलावा शॉर्ट सेलिंग भी है, इंट्राडे भी है, ऑप्शन भी है, डेरिवेटिव्स भी है। मतलब कुल मिलाकर यही कहानी हो रही है यहाँ पर, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। डेरिवेटिव ट्रेड भी हो रहा है यहाँ, ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, वो सब चल रहा है। ऑन द अदर साइड इफ आई एम टॉकिंग ऑफ NSDL CDSL, तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ क्या है, डिपॉजिटरी हैं, बैंक्स की तरह हैं और स्टोरेज का काम कर रहे हैं NSDL CDSL। सो दीज आर डिपॉजिटरीज, टू डिपॉजिटरीज, तो उधर वो दो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं NSE BSE नीट और बोल्ट, और इधर क्या है, ये जो दो डिपॉजिटरी हैं ये सिर्फ वेयर हाउस का काम कर रहे हैं। टू डिपॉजिटरीज फॉर सेफ कीपिंग, for the safekeeping of securities in the demat form. Not for buying, selling, not for trading. हाँ, so for safekeeping of securities in demat form. बात समझ में आई? अच्छा, इतने सारे लोगों ने जय माता दी लिखा, मैंने विश नहीं किया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो 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 आगे बढ़ते हैं, सो सॉरी। देन आई विल से इंडिविजुअली भाई सबका नाम नहीं ले सकता हूँ, मैंने पहले भी बोला, सेकंड क्लास में भी और हर क्लास में संभव नहीं है, तो फोकस पढ़ाई पे रखेंगे। और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लेना यहाँ पर, नहीं तो आपको मेरा वेल यू नो माय व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर क्वेश्चन पूछो ना आप, ज़्यादा अच्छा है, सो दैट यू कैन कन्वीनियंटली आस्क, आई कैन कन्वीनियंटली गिव द आंसर। 8448804439, ओनली व्हाट्सएप, नो कॉलिंग, ओनली WhatsApp for your queries and no calling। कॉल करने के लिए नहीं है, आप कॉल करेंगे मैं उठा नहीं पाऊंगा ना, इतने सारे बच्चों का फ़ोन उठाना संभव नहीं है। तो प्लीज़ 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 WhatsApp के ऊपर वॉइस मैसेज डालो, टेक्स्ट मैसेज डालो, आई विल गिव ऑल द आंसर्स, ठीक है। अच्छा, नंबर यहाँ चैट में भी लिख दिया एक ने, किसी ने, वेल थैंक यू साहिल, एंड बाकी लोग कॉपी कर लो। ये तो वैसे शुरू से पता ही है आप सब लोगों को, यूट्यूब पे भी दिया हुआ है मैंने,
8448804439। और पहले सारी दुनिया को बता रखा है, फिर भी कुछ लोगों को नहीं मालूम, नए नए हैं तो उनके लिए। हाँ चलो, एनी हाउस, तो कुल मिलाकर कहानी आपको यहाँ ये समझ में आ रही है कि कहानी चल क्या रही है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा सेबी की वेबसाइट पे ब्रोकर्स कितने हैं। ये बी जो ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? दे आर ब्रोकर्स, या जिनको कहें स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज, B1 B2 B3 B4 B5 ऐसे ही नाम दे दिया, एंड अप टू B4936। फिर कह रहा हूँ फ्यूचर में आने वाले टाइम में ये नंबर प्लस माइनस होता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसकी टेंशन नहीं है। और नंबर ना तो इंस्टीट्यूट पूछ रहा है एग्जाम में, ना हमें बताना है, अपने आप से भी नहीं बताना। दूसरी तरफ NSDL के पास 287 DPs और CDSL के पास 652 DPs, और वो उसमें आपको HDFC सिक्योरिटी का नाम मैंने अभी बताया, एंजल का नाम बताया। देन आई से, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, लिसन टू दैट केयरफुली। हम लोग डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? चूज DP। 287 DP या 652 DP ये जो हैं, इनमें से चूज अ DP ऑफ योर चॉइस टू ओपन योर डीमैट अकाउंट। मैं आ रहा हूँ अभी उस डीमैट अकाउंट ओपनिंग पे, मैं कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा अभी आपको, कुछ DPs की, जहां पर आप ओपन कर सकते हैं डीमैट अकाउंट। अब लेकिन सुनो जरा ध्यान से, HDFC सिक्योरिटीज, HDFC सिक्योरिटीज तो बहुत कुछ है। हाँ, HDFC सिक्योरिटीज जो है वो कहानी सिर्फ ये नहीं कि वो NSDL का DP है, HDFC सिक्योरिटीज तो CDSL का भी DP है। तो मैंने यहाँ एक लिंक दिखा दिया आपको। ये अभी ये लिंक क्या बता रहा है आपको यहाँ पर कि NSDL का DP HDFC है, तो आउट ऑफ 287 वन ऑफ देम इज HDFC सिक्योरिटीज, HDFC बैंक नहीं, HDFC सिक्योरिटीज। और ऐसे इधर ये लिंक क्या दिखा रहा है आपको कि CDSL के जो 652 DPs हैं उनमें से एक HDFC सिक्योरिटीज है। तो क्या एक DP दोनों का एजेंट हो सकता है? NSDL CDSL अलाउड है। कुछ DPs ऐसे भी हैं जो सिर्फ NSDL के साथ हैं, CDSL के साथ नहीं है, या कुछ DPs ऐसे हैं जो सिर्फ CDSL के साथ हैं। ऑब्वियसली इतना बड़ा नंबर है, 652 है, तो ये इसमें से ऐसे बहुत सारे हैं जो सिर्फ CDSL के साथ हैं और NSDL के साथ अटैच्ड नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक एग्जाम्पल दिया HDFC सिक्योरिटीज का, and HDFC Securities is DP of NSDL also and DP of CDSL also. On the other hand, Angel One is DP of CDSL only. DP of CDSL only. और HDFC Securities is DP of both. DP of NSDL and CDSL both, दोनों का DP है, दोनों का DP है। तो अभी कहानी ये है कि भाई अपनी मर्जी होती है ना ये DP की, कि उसको सिर्फ NSDL के साथ जुड़ना है या CDSL के साथ या दोनों के साथ जुड़ना है। और HDFC के बारे में बात करूं तो HDFC इज अ रजिस्टर्ड ब्रोकर इन द ब्रोकर रेगुलेशंस, सेबी ब्रोकर रेगुलेशंस। और ये जो 4936 ब्रोकर्स आपको नजर आ रहे हैं इनमें से एक HDFC सिक्योरिटीज भी है। तो HDFC सिक्योरिटीज तो यार मतलब NSDL का DP भी है, CDSL का DP भी है, और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर भी है। और वेल HDFC सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे जाकर देखना, गो टू द वेबसाइट, तो आपको मिल जाएगा कि HDFC के पास एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है एज ब्रोकर, एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है एज DP, दो सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखे हैं, एक एज ब्रोकर एक एज DP। फिर NSDL के पास, सॉरी HDFC सिक्योरिटीज की बात कर रहा हूँ, अगर गलती हुई है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। HDFC सिक्योरिटीज इज द फोकस एरिया। तो HDFC सिक्योरिटीज के पास एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है एज ब्रोकर, एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है एज DP। फिर इन्होंने एक DP ID नंबर लिया हुआ है NSDL से और एक DP ID नंबर लिया हुआ है CDSL से। इतने सारे नंबर लिए हुए हैं, एक DP ID नंबर NSDL से और एक DP ID नंबर CDSL से। और HDFC की वेबसाइट पे आपको फ्रंट होम पेज पे सारे नंबर दिखेंगे। सेबी का पहला रजिस्ट्रेशन नंबर एज ब्रोकर, दूसरा एज DP, तीसरा NSDL से लिया हुआ DP ID नंबर, चौथा CDSL से लिया हुआ DP ID नंबर। सो वेल ये एक छोटी सी चीज मैं बताना चाह रहा था ऐड ऑन। और एंजल वन की बात कर रहा हूँ, तो एंजल वन के पास एक नंबर तो वो CDSL से लिया हुआ है ऑब्वियसली, एज DP ID नंबर NSDL से नहीं लिया हुआ है, NSDL के साथ कनेक्शन नहीं है। But then Angel One is also a broker. It is also a broker registered with SEBI.
तो एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है एज ब्रोकर, एक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है एज डीपी, एक डीपी आईडी नंबर लिया हुआ है फ्रॉम सीडीएसएल। वो भी आपको एंजल वन की वेबसाइट पे सब दिख जाएंगे। अभी थोड़ी देर में दिखा भी दूंगा, आपको पढ़वा भी दूंगा एंजल वन की वेबसाइट के ऊपर। आई होप गेटिंग दैट। और मैं जो कंफर्म कर रहा था पहले कि एनएसडीएल के पास कुछ डीपीज ऐसे हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इट इज़ ओनली अ डीपी, इट इज़ नॉट अ ब्रोकर। सिटी यूनियन बैंक है, इट इज़ ओनली अ डीपी ऑफ एनएसडीएल, इट इज़ नॉट अ ब्रोकर। RBL Bank is only a DP, once again DP of NSDL, not a broker। तो ये तीनों जो है ये DPs हैं, ये ब्रोकर नहीं है। यहाँ पर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं इन तीनों के पास। इन तीनों के पास आप क्या ओपन कर सकते हैं? ओनली डीमैट अकाउंट बट नॉट ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं होगा। जबकि HDFC के पास अगर मैं वापस जाता हूँ तो HDFC के पास आपका ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट हो जाएगा, और एंजल वन के पास भी ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैग्नम सिक्योरिटीज इज ओनली अ ब्रोकर, तो यहाँ पर ब्रोकिंग सर्विस मिलेगी और आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, डीमैट अकाउंट ओपन नहीं होगा। ओनली, अब बहुत कुछ समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे। ओनली ट्रेडिंग अकाउंट विल ओपन एंड नॉट द डीमैट अकाउंट, नो डीमैट अकाउंट। तो यहाँ आप स्टोरेज कुछ भी नहीं कर सकते। पहले डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में, आपका जो डीमैट अकाउंट मान लो आरबीएल में है और आपका ट्रेडिंग अकाउंट मैग्नम में है, तो पहले आप आरबीएल में जो आपका डीमैट अकाउंट है वहाँ से सिक्योरिटीज़ लेकर आप यहाँ पर मैग्नम में लेकर आओगे, फिर आप बेचोगे, ट्रांसफ़र करोगे ऑन नीट प्लेटफॉर्म और बोल्ट, जो भी आप चूज़ करोगे जब आप मैग्नम की ऐप पे या वेबसाइट पे पोर्टल पे लॉगिन करोगे। और अगर आप खरीद रहे हो मैग्नम की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में परचेज कर रहे हो, तो पहले आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और फिर ट्रेडिंग अकाउंट से आप अपने आरबीएल बैंक में जो आपका डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दोगे स्टोरेज पर्पज़ के लिए। तो खैर अभी और डिटेल में डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा अभी सामने से। सो अब क्वेश्चन है, इज इट कंपल्सरी दैट एवरी ब्रोकर शेल बी अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑल्सो? रादर ट्रू फॉल्स में है। इट इज ट्रू फॉल्स बताना है। इट इज कंपल्सरी दैट एवरी ब्रोकर शेल बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑल्सो, तो आंसर इज नो, सो इट इज फॉल्स। ऊपर लिखा है कि ये कंपलसरी है कि हर ब्रोकर को, इज इट नहीं है, इट इज लिखा है। इट इज कंपलसरी दैट एवरी ब्रोकर शेल बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑल्सो, तो आंसर इज नो, इट इज फॉल्स। इंडिया में 4936 ब्रोकर हैं और वो सारे के सारे तो डीपी है नहीं, और इतने डीपी इंडिया में है भी नहीं, तो हर ब्रोकर का डीपी होना जरूरी नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स। नंबर 2, ये कंपलसरी है कि हर डीपी को ब्रोकर भी होना चाहिए, आंसर इज वंस अगेन फॉल्स। मतलब दोनों तरफ से ही फॉल्स है। ये भी गलत बोल रहे हैं कि एवरी ब्रोकर शेल बी डीपी, और ये भी गलत बोल रहे हैं एवरी डीपी शेल बी ब्रोकर। तो जब बोल रहे हैं वेल, अगर हम फाइनली इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं, इसका फाइनल कंक्लूजन क्या है? इट इज नॉट कंपल्सरी दैट अ ब्रोकर शेल बी अ डीपी ऑल्सो। एंड डिपॉजिटरी एक्ट 1996 हो या सेबी डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस हो, इन द इक्विटी शेयर सेगमेंट 4940 लिखा है यहाँ पर, कुछ दिन पहले लिखा था, अभी 4936 ब्रोकर्स हैं रजिस्टर्ड विद सेबी, जबकि टोटल नंबर ऑफ डीपीज जो हैं वो 1000 से भी कम है इंडिया में। अगर आप ऐड भी कर दो 652 287, जबकि उनमें से मैंने आपको दिखाया कुछ कॉमन भी हैं, HDFC सिक्योरिटीज कॉमन है, तो स्ट्रेट अवे ऐड कर नहीं सकते, कॉमन डीपीज भी है ना NSDL CDSL के, तो इसलिए सीधा सीधा वो 652 + 287 पॉसिबल नहीं है। कॉमन वालों को तो एक ही बार काउंट करेंगे, दो दो बार थोड़ा ना काउंट करेंगे। तो इंडिया में लेस देन 1000 डीपीज हैं, और ये सारे के सारे ब्रोकर तो डीपी नहीं हुए ना, फिर 4936 ब्रोकर हैं, तो नंबर ऑफ ब्रोकर ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ डीपीज कम है। एंड देन द डेटा क्लियरली शोज दैट ऑल ब्रोकर्स आर नॉट डीपीज। ये एक कहानी खत्म होती है यहाँ पर, वन थिंग। सेकेंडली, वाइस वर्सा, इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल डीपीज शेल बी ब्रोकर। ऐसा भी कहीं लॉ में तो नहीं लिखा कि सारे डीपीज को ब्रोकर होना चाहिए। देर आर मैनी डीपीज हु मेंटेन डीमैट अकाउंट ऑफ द क्लाइंट्स बट दे आर नॉट ब्रोकर्स। तो ऐसे बहुत सारे डीपी हैं जो सिर्फ डीपी हैं, ब्रोकर्स नहीं हैं, डीमैट अकाउंट मेंटेन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं। And for example, the Bank of Baroda is DP, City Union Bank is a DP, RBL Bank is a DP। ये सारे DP हैं NSDL के, but they are not broker। ये लोग broker नहीं हैं, they are not brokers। क्लियर है? क्लियर है। अब सुनो जरा, एंजल वन की वेबसाइट पे आपको कुछ दिखा रहा हूँ, जैसे आप अभी आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए भी दिखाऊंगा। आपको क्या दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, एंजल वन के होम पेज पे दिख रहा है कि एंजल वन
जूम करके दिखाऊंगा अभी आपको। एंजल वन इज हैविंग SEBI registration number as broker on BSC, on NSC, on मल्टी स्टॉक एक्सचेंज। वो जो तीसरा है मुंबई में उसका भी ब्रोकर है। तो एंजल वन इज ब्रोकर ऑफ BSC ऑल्सो, NSC ऑल्सो, और थर्ड वन दैट इज मल्टी स्टॉक एक्सचेंज दैट वी आर हैविंग इन थर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई। और उसके अलावा MCX कॉमोडिटी एक्सचेंज में भी है, NCDEX कॉमोडिटी एक्सचेंज में भी, 2 कॉमोडिटी एक्सचेंज में भी ब्रोकर है। तो 3 स्टॉक एक्सचेंजेस का ब्रोकर है, 2 कॉमोडिटी एक्सचेंजेस का ब्रोकर है, और हर जगह वो मेंबर आईडी नंबर ना चेंज ही हो रहा है, इसका मेंबरशिप आईडी नंबर वो दिखा रहे हैं। तो SEBI रजिस्ट्रेशन नंबर 1 ले लिया है, और BSC का मतलब SEBI से रजिस्ट्रेशन नंबर 1 लिया है, बाकी वो BSC का ब्रोकर आईडी नंबर अलग है, NSC का ब्रोकर आईडी नंबर अलग है। वो सारे आईडी नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं, और 5 स्टॉक एक्सचेंज है तो 5 स्टॉक एक्सचेंजेस पे 5 ब्रोकर आईडी नंबर अलग अलग मिले हुए हैं। हर स्टॉक एक्सचेंज ने अपना अपना ब्रोकर आईडी नंबर दिया है। ऐसे ही अगर हम बात कर रहे हैं CDSL का, तो CDSL ने इसको एक अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, CDSL रजिस्ट्रेशन नंबर INDP 3842018। और फिर आगे बहुत सारे और दूसरे रजिस्ट्रेशन नंबर भी हैं भाई। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, म्यूचुअल फंड सर्विसेज का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हुए हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, इफ़ यू वांट टू ओपन, और ये यहाँ पर भी दिख रहा है। अच्छा, ये एक चीज़ जो दिख रही है यहाँ इनके पोर्टल पे, ये CDSL रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिया हुआ है इन्होंने, NSDL से कोई रजिस्ट्रेशन नंबर एंजल वन ने नहीं लिया हुआ है। तो दे हैव ओनली द CDSL रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नॉट विद NSDL। अभी आपको, ये तो पावर पॉइंट स्लाइड थी, नाउ आई एम टेकिंग यू समवेयर टू माय पोर्टल, इनके पोर्टल पे लेकर जा रहा हूँ आपको। सो नाउ दिस इज द पोर्टल ऑफ एंजल वन। आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है, चलो पहले मैं आपसे पूछ लूँ, आप में से कितने लोगों का बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट कितने लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है? कितने लोगों के पास पैन नंबर ऑलरेडी है? आप में से कितने लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है? वो तो सबका बना होगा। येस और नो में चैट में आंसर देना मुझे, यहाँ पर गिव मी द आंसर इन द चैट। और दूसरी चीज़, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है? तो जितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है ना, वो BBBBB लिख दें चैट के अंदर, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप बैंक अकाउंट है आप लिख रहे हो। आधार कार्ड जिसके पास है वो AAA लिख दे, और जिसके पास बैंक अकाउंट है वो BBB लिख दे, और जिसके पास दोनों है वो ABAB लिख दे। अच्छा, चैट भागी जा रही है, AAA BBB ABAB, वो सब चल रहा है, सब कुछ मतलब है आप लोगों के पास। अब मैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछने जा रहा हूँ, आप में से कितने लोगों के पास पैन नंबर है भाई? पैन नंबर कितने लोगों के पास है? इनकम टैक्स पैन नंबर, इनकम टैक्स पैन नंबर आप में से कितनों के पास है? YYY चले आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 100% सबके पास पैन नंबर है। PPP YYY YP चले आ रहे हैं, बड़े अमीर अमीर लोग बैठे हैं भाई। हाँ, पैन नंबर भी है, या पापा ने वैसे ही खाली पीली ले दिया आपको, बच्चा 18 साल का हो गया है, इनकम टैक्स पैन नंबर ले दो। चाहे इनकम के नाम पे कुछ नहीं है, पॉकेट मनी आ रही है, सिर्फ पॉकेट मनी खाली, और वो भी महीना खत्म होने से पहले खत्म हो जाती है। फिर पापा के सामने कटोरा लेकर जाते हैं, मम्मी के सामने, पापा के सामने, होम सो एवर। हाँ, तो और फिर से पैसे मांग रहे होते हैं, लेकिन पैन नंबर है। हाँ, ऑलमोस्ट 100% एवरीबडी इज सेइंग। अब लोट पोट होने की जरूरत नहीं है, पापा को दिखा देना ये वाला सेशन। हाँ, ये देखो पापा, पॉकेट मनी का मजाक उड़ रहा है हमारी। चलो अब अगला काम, किसी के पास डीमैट अकाउंट है पहले से, ये बताना मुझे। तो D लिखना जरा चैट के अंदर, D अगर आपका डीमैट अकाउंट पहले से है, राइट डाउन इन द चैट, देन आई एम कमिंग बैक। यस और नो भी लिख सकते हैं, और डीमैट अकाउंट है तो D भी लिख सकते हैं। ये रोते रोते स्माइली क्यों बना रहे हो भाई? डीमैट अकाउंट नंबर नहीं है? अच्छा, 2 3 4 लोग हैं जिनके पास डीमैट अकाउंट नंबर है, गुड है गुड है। बाकी सब लोग उआ उआ। चलो अब आप यहाँ आ जाओ, जिसको ओपन करना है घर बैठ के ओपन हो जाएगा, 10-15 मिनट का काम है। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये एंजल ब्रोकिंग है, या HDFC स्काई है, या फिर यू आर हैविंग दिस कोटेक सिक्योरिटीज़, और ज़ीरोधा, 5 पैसा,
कहीं पर भी जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, सिर्फ आपका एक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और वो इन्फॉर्मेशन दो, घर बैठे बैठे डीमैट अकाउंट ओपन होगा। ना आपको वहाँ उनके ऑफिस जाना, ना वो आपके घर आएंगे, ना किसी को चाय पिलानी, ना किसी को बिस्किट्स खिलाने, आपके घर बैठे बैठे आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। 15-20 मिनट का प्रोसेस होगा, दैट्स इट। और उसके बाद वो प्रोसेस क्लोज होगा तो उसके बाद एक प्रोसेस और इनिशिएट होगा, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। अब मैं खैर बात कर रहा था यहाँ पर, आपको सिर्फ क्या डालना है, नेम डालना है, मोबाइल नंबर और सिटी। सिटी अपना यहाँ पर डाल दिया तो वहाँ से कॉल आ जाएगी अपने आप। ऐसे ही HDFC वाले क्या मांग रहे हैं, अपना ईमेल आईडी एंटर कर दो, सिर्फ फ़ोन नंबर मत दो, कॉलिंग वॉलिंग नहीं, ईमेल आईडी के ऊपर रिस्पॉन्स आ जाएगा। HDFC वाले जो मांग रहे हैं, कोटेक वाले आपका नाम और मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, सिर्फ खाली 2 चीज़ें, और फ़ोन आएगा आपके घर बैठे बैठे आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा देंगे, कहीं नहीं जाना आपको। देन आई से Zerodha ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। यहाँ पर भी आपको सिर्फ क्या देना है, अपना फ़ोन नंबर देना है, वहाँ से अपने आप फ़ोन कॉल करेंगे, अपने आप फॉलो अप करेंगे, पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, आपके डीमैट अकाउंट खुलवाए बिना मानेंगे नहीं, फिर आपको ही पीछे छुड़वाना पड़ेगा अगर नहीं खुलवाना तो एक बार आप एंटर हो गए पिक्चर में तो दे विल आस्क फॉर, सिर्फ एक फ़ोन नंबर मांग रहे हैं आपका, अपना फ़ोन नंबर दे दो खाली बस। उसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके जो कस्टमर केयर में बैठे हुए हैं, आपको पकड़ के आपका डीमैट अकाउंट, मतलब फ़ोन पे फ़ोन, और तब तक करते रहेंगे जब तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा देंगे। और नाउ दिस इज़ हाउ द थिंग्स मूव इन। एंड अभी मैं आपको एंजल वन पे लेकर आ रहा था वापस, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्ट विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट, जीरो ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स। अगर आप एक्चुअल डिलीवरी ले रहे हो, एक्चुअल डिलीवरी दे रहे हो, आज शेयर्स खरीदे, डिलीवरी ली और 2 दिन बाद बेचे, डिलीवरी दी, जीरो ब्रोकरेज। ब्रोकरेज फॉर द फर्स्ट 30 days ऑन द इंट्राडे ऑल्सो जीरो। F&O शॉर्ट और कमोडिटीज सब पे जीरो। चार्जेस फॉर मेंटेनिंग, चार्जेस फॉर अकाउंट मेंटेनेंस फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल आपका डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करने का कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्जेस फॉर द अकाउंट मेंटेनेंस फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर से AMC होगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा, जो हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट होगा। और आपने अगर थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर कोई ट्रेड नहीं किया, मतलब आपने फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग पे जो शेयर्स होल्ड किए हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड तक एज इट इज़ होल्ड किए हैं, ना कुछ प्लस किया, ना कुछ माइनस किया, ना कुछ बाय किया, ना कुछ सेल किया, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं ना कुछ थोड़े बहुत शेयर्स, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज तो आपको देना पड़ेगा। वो चाहे पूरे साल की ट्रेडिंग जीरो है, वो तो आपको हर साल लगेगा, सेकेंड ईयर से लगेगा, फर्स्ट ईयर में जीरो है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर, अगर इनका ऑफर अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर ओपन करवा सकते हैं। बाकी वो व्हाट इज़ अ डीमैट अकाउंट, एक ही डीमैट अकाउंट खोल के आप उसमें इक्विटी शेयर्स भी, डिबेंचर्स भी, सिंगल डीमैट अकाउंट में इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, सब कुछ रख सकते हो। आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की थोड़ी सी यहाँ तारीफ़ें कर रहे हैं, अपने फीचर्स बता रहे हैं, और साथ में बता रहे हैं 1.75 करोड़ रजिस्टर्ड क्लाइंट्स इनके पास ऑलरेडी हैं, 4.4 करोड़ पीपल हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड देयर ऐप, बड़ा नंबर है। अब ये आ गया इनका डिटेल, मैंने कहा था ना जूम करके दिखा दूंगा आपको। तो ये दिख रहा है सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा ऑन द टॉप, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर है एक इनके पास। फिर BSC ऑन द टॉप सबसे ऊपर ऊपर दिख रहा है, BSC का ID नंबर है 612, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ID नंबर है इनके पास, NSE का 12798। फिर तीसरा स्टॉक एक्सचेंज है MSEI, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो उस मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में भी दे आर ब्रोकर, एंड 10500 इज देयर ID नंबर। तो तीनों स्टॉक एक्सचेंज हो गए। फिर MCX कॉमोडिटी एक्सचेंज में भी मेंबरशिप ID दिया हुआ है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 NCDEX में भी इनके पास मेंबरशिप ID है। पांचवा एक्सचेंज हो गया, 3 स्टॉक एक्सचेंज, 2 कॉमोडिटी एक्सचेंज, एंड दे आर ब्रोकर एवरीवेयर। फिर CDSL का इनके पास ये DPID नंबर आ गया, दिख रहा है ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन, CDSL का DPID नंबर जो इन्होंने लिया हुआ है। फिर इनके पास और भी हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन फ्रॉम सेबी, रिसर्च एनालिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर टेकन फ्रॉम सेबी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर टेकन ओवर हेयर। और उसके बाद एमफी मतलब ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड जो बने हुए हैं इंस्टीट्यूशन, उसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर इनके पास है। तो म्यूचुअल फंड सेलर का काम भी ये लोग करते हैं। सो वेल आई से बाकी उनका कंप्लायंस ऑफिसर का नाम दिया हुआ है, होपफुली दिस पर्सन इज द कंपनी सेक्रेटरी, मिस्टर हिरेन ठक्कर मस्ट बी द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, नो, एंड ही इज द कंप्लायंस ऑफिसर।
तो ये ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से हर वेबसाइट पे मिल जाएगी। HDFC वाले आपको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, अपना ईमेल आईडी दो और उसके बाद जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, फ्री ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट, जीरो मेंटेनेंस चार्ज फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल जीरो, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर लेंगे ऑन द इंट्राडे एंड ऑन द डिलीवरी। यहाँ पर आपको वो डिलीवरी के ऊपर भी 20 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो कि खरीदा और डिलीवरी ली तो 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन आपको पे करना पड़ेगा ऑन द डिलीवरी ऑल्सो। से एंजल वन में डिलीवरी के ऊपर ज़ीरो चार्जेस थे और यहाँ पर और वो ज़ीरो चार्जेस लाइफ टाइम है, और वहाँ सिर्फ इंट्राडे के लिए ले रहे थे आपसे, यहाँ पर इंट्राडे के लिए भी ले रहे हैं, डिलीवरी भी ले रहे हैं। तो ये तो महंगा पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि 20 रुपीज़, अगर आपको लगता है 20 रुपये बहुत ज़्यादा है तो महंगा पड़ेगा, उस पर GST भी लगाएंगे। देन टॉकिंग अबाउट आई से दिस इज कोटेक। तो कोटेक सिक्योरिटीज़ में अभी एक बार देखो ज़रा ध्यान से, न्यू एज ऑनलाइन फॉर द इन्वेस्टर्स अंडर द एज ऑफ 30 ईयर्स, जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेड्स। ये तो लॉटरी लग गई भाई। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो अगले 10 साल जीरो ब्रोकरेज ऑन ऑल द ट्रेड्स, मे बी डिलीवरी ट्रेड, मे बी इंट्राडे, मे बी ABCD XYZ, सबके ऊपर जीरो ब्रोकरेज। खतरनाक वाला फैसिलिटी है। तो मैं कहूँगा कि गो फॉर कोटेक इन दैट केस। तो जीरो फॉर ऑल इंट्राडे ट्रेड्स ऑल्सो, एंड इट्स नॉट ओनली इंट्राडे, ऑल टाइप ऑफ ट्रेड्स, डिलीवरी ट्रेड पे भी जीरो, इंट्राडे पे भी जीरो। एंड देन ट्रेड फ्री प्लान फॉर इन्वेस्टर्स अबव 30 ईयर्स, जीरो ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, डिलीवरी के ऊपर लेंगे लेकिन इंट्राडे के ऊपर जीरो। तो यहाँ दोनों में फर्क दिख रहा है। एक तरफ कह रहे हैं बिलो 30 है तो जीरो ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे ऑन डिलीवरी ऑल, और 30 के ऊपर है तो इंट्राडे के ऊपर तो जीरो रहेगा लेकिन डिलीवरी वालों के ऊपर ब्रोकरेज लेंगे। तो ये इनका अपना तरीका है बिजनेस करने का। आप लोगों को तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा ये ले लो, लेकिन डीमैट अकाउंट का क्या, एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, वो यहाँ क्लियर नहीं है। नेम और मोबाइल नंबर डालो, जीरो इंटरेस्ट ऑफरिंग एंड मैनी थिंग्स दे आर राइटिंग, बट स्टार्ट डालो, बात कर लेना कि सर क्या डीमैट अकाउंट का एनुअल चार्ज देना पड़ेगा। तो कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही है। खाली फ़ोन नंबर डालना है, 4-5 जगह बात कर लो, जो आपको बेस्ट सूटेबल लगे वहाँ पर ओपन कर लेना, जिनकी सर्विसेज अच्छी हों। ज़ीरो था, एक झलक इनकी देख ले, अगर इन्होंने कुछ बताया, इन्होंने कुछ बताया ही नहीं अपनी कि हम क्या फ्री दे रहे हैं। इनके यहाँ शायद कुछ भी फ्री नहीं है, बस फ़ोन नंबर डालो, पूछ लेना कुछ है क्या इनके यहाँ ऑफर। 5 पैसा, ओपन योर डीमैट अकाउंट्स, जस्ट पुट इन 1 नंबर। अब देखो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं इन सब के साथ, मेरे तो मैंने आपको बताया एंजल वन आई एम हैप्पी, HDFC सिक्योरिटीज आई एम हैप्पी, कोटेक सिक्योरिटीज माय वाइफ हैज डीमैट अकाउंट, वी आर हैप्पी विद दैट आल्सो। और 5 पैसा वाले कह रहे हैं वेल फिक्स चार्जेस विद नो हिडन कॉस्ट, प्राइसिंग प्लान 20 रुपीज़ फॉर ऑल ट्रेड, सुपर सेवर पैक 10 रुपीज़ फॉर स्मार्ट ट्रेड्स, ये पता नहीं क्या होता है, जीरो कमीशन ऑन म्यूचुअल फंड्स, प्राइसिंग प्लान्स हैं इनके पास कुछ बने हुए। और ये कुछ डीमैट फॉर ऑल योर ट्रेडिंग नीड्स, स्टॉक पे 10 रुपीज़ पर ऑर्डर, 0% ब्रोकरेज, जो भी है मतलब ये आप देख लेना। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं वापस लेकर आ रहा हूँ अभी आपको यहाँ पर, कि भाई हर किसी के अपने अपने प्लान हैं जो आपको सूट करे। मैं किसी पर्टिकुलर को प्रमोट नहीं कर रहा, मुझे कोटेक वाला देखकर अच्छा लगा बिलो 30 ईयर्स वालों के लिए, तो कोटेक कैन बी अ वेरी गुड रिकमेंडेशन ऐसा लग रहा है। बाकी आप बातचीत करके पता चल कर लेना, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है कोटेक सिक्योरिटीज़ के। और ब्रोकरेज वगैरह तो छोड़ रहे हैं, लेकिन क्या DP चार्जेस लेंगे और क्या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे अपने अकाउंट के, डीमैट अकाउंट के, और क्या जो ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट होगी आपके डीमैट अकाउंट में, क्या ट्रांजैक्शन चार्ज उसका लगेगा, ब्रोकरेज नहीं बोल रहा हूँ, क्या ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा डेबिट करने का, क्रेडिट करने का डीमैट अकाउंट में प्लस GST। तो वो एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग। अब सवाल है, इफ द क्वेश्चन नंबर 1, if an investor wants to sell or purchase the shares on NSE platform, then whether it is compulsory that he shall have the demat account with the DP who is DP of NSDL। क्या, क्योंकि NSE ने NSDL को बनाया ना, आपको मालूम ही है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने NSDL को बनाया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने CDSL को बनाया। तो NSE पे ट्रेड करने के लिए क्या आपका डीमैट अकाउंट किसी ऐसे DP के साथ होना चाहिए जो NSDL का DP है, तभी आप NSE पे ट्रेड कर पाएंगे, येस और नो। तो आंसर इज नो। अगर आपका अकाउंट एंजल वन में भी है, अगर आपका अकाउंट एंजल वन में है एंड एंजल वन इज DP ऑफ CDSL,
डीपी ऑफ CDSL, तो आप ट्रेड NSE पे भी कर सकते हैं और ट्रेड BSE पे भी कर सकते हैं। और ऑर्डर प्लेस करते समय आपसे दोनों ऑप्शन पूछेगा, या आपको BSE पे ट्रेड करना है या आपको NSE पे ट्रेड करना है, तो दोनों अलाउड है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका एंजल 1 में डीमैट अकाउंट है तो आप ट्रेड सिर्फ BSE पे करोगे, ऐसा तो नहीं है, बोथ आर अलाउड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, if an investor wants to sell or purchase the shares on the Bombay Stock Exchange platform Bolt, whether it is compulsory that he shall have the demat account with the DP who is DP of CDSL, answer is once again no। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो ब्रोकर भी है प्लस DP ऑफ NSDL है, DP ऑफ NSDL है, DP ऑफ CDSL नहीं है, बट यू कैन स्टिल ट्रेड ऑन बोथ नीट एज वेल एज बोल्ट, NSE BSE बोथ। तो आंसर इज सेम, ऊपर नीचे आंसर सेम है, नो डिफरेंस। बात समझ में आ गई आपको? अब इसी को अगर एक तीसरे तरीके से पूछ लूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ओवर हियर, अ पर्सन हैविंग द डीमैट अकाउंट विद अ DP which is the DP of NSDL can sell or can purchase the shares on NSE only, on BSE only, or NSE BSE both, or none of above। तो आंसर इज NSE BSE both। मैं खुद ही आंसर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है आई नो दैट यू ऑल्सो नो दिस। तो बाकी वो चैट में आप आंसर लिख रहे हो, बड़े समझदार हो आप, बड़ी अच्छी बात है, इट इज़ गुड दैट यू आर राइटिंग इन द चैट। आई जस्ट मूव ऑन फर्दर। तो फाइनली आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज़ अ डीमैट अकाउंट टू स्टोर द शेयर्स, व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, और डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें आप डबल काम कर लेते हैं, स्टोरेज का काम भी कर लेते हैं और आप ट्रेडिंग का काम भी कर लेते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। एंड नाउ फाइनली वेल मूविंग ऑन फर्दर, तो अब आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है या डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, प्रैक्टिकली अब देखो कैसे ओपन होने वाला है। 2 प्री कंडीशंस बिफोर ट्रेडिंग। सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप लोगों ने बताया आपके पास है। पैन नंबर होना चाहिए, ऑलमोस्ट 100% सबके पास ऑलरेडी है, दैट इज देयर। सो ये गर्व की बात है कि आपको आंसर आते हैं, लेकिन उसका बेस तो मैंने बनाया था। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, गुड। देन बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए। स्टेप नंबर 1, डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले बैंक अकाउंट होना चाहिए। नंबर 2, पैन नंबर होना चाहिए। नंबर 3, डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। आधार कार्ड को लिंक करवाना पड़ेगा डीमैट अकाउंट से, तो आधार कार्ड भी होना चाहिए। देन यू ओपन अ डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पैन कार्ड प्लस साथ में लिख देता हूँ मैं आधार, ये भी होना चाहिए। देन तो आधार लिंकिंग करनी पड़ेगी, अब लिख ही दिया यहाँ पर। उसके बाद आप वो डीमैट अकाउंट या डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट जो भी ओपन करने जा रहे हैं, और फिर आप चाहे एंजल ब्रोकिंग पे जाओ या आप HDFC सिक्योरिटीज़ पे जाओ, जीरोधा, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, जहाँ पर भी जाओ, कोटेक सिक्योरिटीज़, वेबसाइट पे जाओ, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी डालकर छोड़ दो, वो अपने आप कांटेक्ट करेंगे। 15-20 मिनट का जो भी प्रोसेस पूरा करवाएंगे आपसे, घर बैठे बैठे आप अपने घर बैठोगे, वो जो DP का स्टाफ है वो अपने ऑफिस में बैठेगा, फ़ोन कॉल आ जाएगी, आपके लैपटॉप का एनी डेस्क करके ले लेंगे वो, एनी डेस्क यू नो दैट, आपका अपना लैपटॉप का स्क्रीन उनसे शेयर कर दोगे और वो बात भी करते रहेंगे और प्रोसेस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर करते रहेंगे। फिर जब आपका डीमैट अकाउंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब डीमैट अकाउंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक ईमेल आएगी और डीमैट अकाउंट नंबर आपका एलोकेट हो गया, ये आपके पास आ जाएगा कि ये आपका डीमैट अकाउंट नंबर है। ईमेल पे कंफर्मेशन आ जाएगी जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। उस ईमेल में आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक में आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे और एक वीडियो लिंक होगा, मतलब जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप का ऊपर वो जो छोटा सा वेबकैम बना होता है वो ओपन हो जाएगा, और वेबकैम ओपन हो जाएगा और लैपटॉप पे एक विंडो बन जाएगी जिसमें आप अपनी फोटोग्राफ देख रहे हो, अपनी वीडियो देख रहे हो कहना चाहिए। और फिर वहाँ उसके साथ ना 3 क्वेश्चंस लिखे होंगे, देयर विल बी 3 क्वेश्चंस। जो मेरे साथ हुआ था वही मैं आपके साथ बता रहा हूँ, एंजल 1 के टाइम पे, जो मुझे मतलब अपना लास्ट एक्सपीरियंस याद है उसके बेस पे बना रहा हूँ। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन नंबर 1 आप बता रहे हो माय नेम इज़ सो एंड सो। उसके बाद पूछेंगे व्हाट इज़ योर फादर्स नेम और मदर्स नेम, तो आप बता रहे हो माय
मदर्स नेम इज सो एंड सो या माय फादर्स नेम इज सो एंड सो। उसके बाद नंबर 3 आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तो आप बता रहे हो माय डेट ऑफ बर्थ इज सो एंड सो। थैंक यू सो मच किया, और उसके बाद आपने सबमिट किया। ये बोलने के बाद वीडियो केवाईसी हो गया आपका, और जैसे ही आपने सबमिट किया तो हम कहेंगे वो वीडियो केवाईसी आपका वहाँ से सक्सेसफुल हो गया। और सक्सेसफुल हो गया प्लस वहाँ से फिर आपके पास एक मेल और आएगी कि आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपका वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल हो गया। एक मेल आएगी और उसमें एक नॉमिनेशन लेटर होगा कि आप एक नॉमिनी अपॉइंट करो, जैसे बैंक अकाउंट में होता है डीमैट अकाउंट में नॉमिनी अपॉइंट करो कि डीमैट अकाउंट होल्डर की डेथ अगर हो गई तो यहाँ जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं इस डीमैट अकाउंट में वो सारे के सारे आपके नॉमिनी के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये कंपलसरी है, और वो आपके पास मेल आएगी, प्रिंट आउट लीजिए उस नॉमिनेशन फॉर्म का, साइन कीजिए, और जो गिवन एड्रेस है उसके ऊपर स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से फटाफट भेज दीजिए। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। और फिर से बोल रहा हूँ, ना आपको किसी के ऑफिस में जाना है चलकर, ना ये लोग आपके घर चलकर आएंगे, सब कुछ ऑनलाइन है। एवरीथिंग इज 100% प्योरली ऑनलाइन। बाकी आप चलकर जाना चाहो आपकी मर्जी है, मतलब मना थोड़ा ना कर रहे हैं। आप कोटक महिंद्रा बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाओ, HDFC बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाओ, एक तरफ ना उन्होंने काउंटर लगा रखा है अलग से, HDFC बैंक है लेकिन अंदर काउंटर किसका लगा हुआ है, HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड का एक छोटा सा काउंटर लगा हुआ है। अंदर जाकर बोलना मुझे डीमैट अकाउंट ओपन करना है, और आपका डीमैट अकाउंट वहीं पर ओपन करवा देंगे। और अगर उसी बैंक में आपका बैंक अकाउंट पहले से है तो और ज़्यादा अच्छा है, तो आपका बैंक अकाउंट भी वही है और आपका डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट भी वहीं पर खुलवा देंगे। आप कोटक बैंक में चलकर जा रहे हो और वहाँ पर कोटक बैंक के अंदर एक कोटक सिक्योरिटीज़ की एम्प्लॉई बैठी है एक टेबल चेयर पे, आपको लगेगा आप कोटक बैंक में हो, लेकिन वो पर्टिकुलर काउंटर बैंक का नहीं है, वो पर्टिकुलर काउंटर कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड की एम्प्लॉई वहाँ पर बैठी है। और कोटक बैंक लिमिटेड और कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड आर टू डिफरेंट कंपनीज, टू डिफरेंट सेपरेट लीगल एंटिटीज, राइट। तो लेकिन बैठी है वो वहाँ पर, तो आप जाओगे कोटक बैंक में जहाँ पर आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी है। मान लो आपका कोटक बैंक में बैंक अकाउंट ऑलरेडी है, तो कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड की वहाँ पर जो भी उन्होंने रिसेप्शनिस्ट बिठाई हुई है या एडवाइज़र है, वो लड़की है लड़का है, वो आपको एक फॉर्म फिलअप करवा लेंगे और आपका KYC ऑन द स्पॉट करवा के आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर देंगे। तो आपको लगेगा आपने कोटक बैंक में ओपन किया है, एक्चुअली नो, कोटक बैंक में ओपन नहीं किया, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड में ओपन किया है। और अगर आपका कोटक बैंक का लॉगिन आईडी पासवर्ड पहले से बना हुआ है बैंक के ऐप के ऊपर या बैंक के पोर्टल पे, तो कोटक सिक्योरिटीज पे अभी दूसरा सेपरेट एक लॉगिन आईडी आपका और भी बनवा देंगे। सो दैट इज हाउ द थिंग्स आर देयर फॉर ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एज वी आर सेइंग चूज योर डीपी, अपना डीपी खुद चुनिए, चुनाव कीजिए। अब सुनो जरा ध्यान से, 2-3 एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि हमेशा के लिए क्लैरिटी रहे। आप ना ऐसे ही समझो कि मैं आपको चैप्टर 1 डिपॉजिटरी जो हमारी बुक में है वही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही समझो आप कि मैं उस चैप्टर की तरफ चला गया। इंट्रोडक्शन चल रहा है, हालांकि मैंने चैप्टर को फॉर्मली ओपन नहीं किया, लेकिन पढ़ा तो मैं कहीं ना कहीं उस चैप्टर के लिए रेलिवेंट पढ़ा रहा हूँ आपको। और अभी एक ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। मिस्टर सेलर है, उसको हमने नाम दे दिया मिस्टर बियर, पीने वाली बियर नहीं है, भालू है। हाँ, स्टॉक मार्केट में जो सेलर है उसको बियर बोलते हैं, बायर को बुल बोलते हैं। तो मिस्टर बियर है, भालू है। और क्यों बोलते हैं बताऊंगा आज इस सेशन में, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर दैट, जस्ट वेट। तो मिस्टर बियर, मिस्टर सेलर, और इसके पास 3 अकाउंट हैं। पहला अकाउंट ICICI बैंक में है, बैंक अकाउंट, ICICI बैंक इज द बैंकर ऑफ मिस्टर सेलर। दूसरा नंबर 2 इनके पास डीमैट अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा इज DP ऑफ NSDL। एंड तीसरा इनके पास ट्रेडिंग अकाउंट है मैग्नम इक्विटी सर्विसेज लिमिटेड में, वो इज ब्रोकर, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट है। तो मिस्टर बियर के पास 3 अकाउंट हैं, पहला बैंक अकाउंट, दूसरा डीमैट अकाउंट, तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक अकाउंट बैंक के पास, ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट DP के पास, और ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के पास। अब सुनो ज़रा ध्यान से, एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पर हमें दिख रहा है NSE नीट सिस्टम है, BSE बोल्ट भी हो सकता है, इट में भी BSE बोल्ट, वैसे हम यहाँ NSE नीट सिस्टम ले रहे हैं। और ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा इज कनेक्टेड विद NSDL, तो वो उनको भी पिक्चर में रखा है। तो यहाँ देखा जाए
तो टोटल कितनी पार्टीज नजर आ रही हैं? मिस्टर बियर नंबर 1, नंबर 2 ब्रोकर, नंबर 3 डीपी, नंबर 4 बैंकर, नंबर 5 एनएसडीएल, नंबर 6 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। 6 पार्टीज आपको एक डायग्राम में नजर आ रही हैं। इन सबका आपस में लिंक समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ डीपी सिस्टम, डीपी और डीमैट अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, इन 6 पार्टीज के आपस की लिंकेज की बात भी कर रहे हैं। लिंक्ड कैसे हैं ये आपस में? अब सुनो जरा ध्यान से। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है तो इसके अंदर 2 सेक्शन होंगे। एक होगा सिक्योरिटीज सेक्शन, एक होगा फंड्स सेक्शन। एक पैसे का सेक्शन है और एक सिक्योरिटीज का सेक्शन है। और इस ट्रेडिंग अकाउंट को लिंक किया गया है इस डीमैट अकाउंट के साथ और इस बैंक अकाउंट के साथ। जब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया होगा ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते समय उस वक्त डिटेल बतानी है कि हमारा पहले से जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल क्या है और जो पहले से डीमैट अकाउंट है उसकी डिटेल क्या है, और उन दोनों को लिंक करना कंपलसरी है ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, नहीं तो एक्टिविटी होगी नहीं। आप कैसे करोगे ना, ट्रेडिंग अकाउंट को यूज कैसे करोगे? तो लिंकेज करवाना मैंडेटरी है, लिंक करवाना कंपलसरी है। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दैट? लिंकेज। अब सुनो जरा ध्यान से, ये सब हो गया लिंक। अब जब मिस्टर बियर को, सेलर को अपने शेयर्स बेचने हैं, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैंने लिख दिया यहाँ, पहले से ही लिख दिया है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कैसे चलेंगे। स्टेप नंबर 1, मिस्टर बियर को रिलायंस के 500 शेयर बेचने हैं, तो उसके डीमैट अकाउंट में यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 500 शेयर पहले से हैं जो वो बेचना चाहता है, और डिलीवरी ट्रेड कर रहा है कि डिलीवरी देना चाहता है। रिलायंस के 500 शेयर उसके डीमैट अकाउंट में पहले से पड़े हैं। तो स्टेप नंबर 1, वो ये रिलायंस के 500 शेयर अपने डीमैट अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करेगा, शिफ्ट करेगा। तो वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा, मिस्टर सेलर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा, सिक्योरिटी सेक्शन में जाकर, ऐड सिक्योरिटीज में जाकर कमांड देगा और अपने डीमैट अकाउंट से रिलायंस के 500 शेयर्स शिफ्ट कर लेगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। पहला कदम है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, मिस्टर सेलर अब सेल ऑर्डर पंच करेगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जो ट्रेडिंग अकाउंट उसने लॉगिन किया हुआ है उसमें पहले सिक्योरिटी सेक्शन में जाकर सिक्योरिटी ऐड कर ली। उसके बाद फिर वो वहाँ सेल ऑर्डर पंच करेगा, और सेल ऑर्डर पंच करके क्या डाल रहा है बीच में? वही जो मैंने आपको लास्ट सेशन में, प्रीवियस क्लास में जब 2 घंटे हमने पढ़ाई की थी, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि भाई उसमें बहुत कुछ डालना होता है। नीट पे जाना चाहते हैं या बोल्ट पे जाना चाहते हैं, फिर बाय करना है, सेल करना है, नेम ऑफ द कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स, क्वांटिटी, और जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर सेल करना है या उससे थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा चाहकर सेल करना है। अगर करंट मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे तो ट्रेड इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड मैसेज आ जाएगा। अगर करंट मार्केट प्राइस से 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ऊपर जाकर सेल करना चाहते हैं तो आप हायर प्राइस पे ऑर्डर पंच करो, फिर वो उसमें ट्रेड इज पेंडिंग दिखाएगा जब तक मैचिंग बाय ऑर्डर कोई नहीं आएगा सिस्टम के अंदर। तो वो आप डालो और सबमिट करो। हाँ, वो आपने काम कर दिया यहाँ पर। जैसे ही आपने सबमिट किया स्टेप नंबर 2, जैसे ही आपने सबमिट किया तो वो जो ब्रोकर है, वो जो ट्रेडिंग अकाउंट है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इमीडिएटली आपका सेल ऑर्डर कहाँ शिफ्ट कर देगा? नीट पे या बोल्ट पे, एज द केस में भी, मे बी एनएससी नीट और मे बी और बीएससी बोल्ट, जो भी आपने चुना होगा ऑर्डर डालते समय, तो ये सेल ऑर्डर वहां चला जाएगा एनएससी के नीट सिस्टम पे या बीएससी के बोल्ट सिस्टम पे। अब वहां पर जो अपोजिट मैचिंग बाय ऑर्डर होगा उससे मैच होगा और बायर से पेमेंट आ रही है। अब एनएससी, और अगर एनएससी की बात करें तो एनएससी का अपना एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है। मैं बाद में डिटेल में जाऊंगा आगे, हम जब बात करेंगे डिपॉजिटरी का एक्ट और हम और सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करेंगे तो समझाऊंगा आपको। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना खुद का एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, और ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इसका नाम है एनएससी क्लियरिंग, जो सारा ना डिलीवरी इधर से उधर और पैसा पेमेंट इधर से इधर पहुंचाता है। मतलब सेलर से डिलीवरी बायर के पास जा रही है या बायर से पेमेंट आ रही है तो वो सेलर के पास पहुंच रही है थ्रू ब्रोकर्स। वो सारा सिस्टम मैनेज करने वाला कौन है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है टॉप पे। एनएससी में अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अलग है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अलग है, और वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज 100% होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इट्स स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज 100% होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर मिस्टर सेलर के शेयर्स थ्रू क्लियरिंग कॉर्पोरेशन चले गए और कहना चाहिए बायर के पास पहुंच गए थ्रू द ब्रोकर्स, और जो बायर है वहां से जो पेमेंट आ रही है थ्रू ब्रोकर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास आ रही है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से इट इज कमिंग टू द ब्रोकर ऑफ सेलर एंड देन टू द सेलर। गेटिंग दिस? तो कैश पेमेंट आ रही है, कैश पेमेंट इज कमिंग इन द स्टेप नंबर 4। तो अगर मैं बोलूं, अब ध्यान से सिर्फ सुन लो, बाकी तो मैं आगे वाले चैप्टर में समझाऊंगा। मूवमेंट कैसे रही?
जो सेलर है उसने अपने शेयर्स एक तरीके से अपने ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, वहाँ से क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पास चले गए, क्लियरिंग कॉरपोरेशन से वो कहाँ चले जाएंगे, दे विल गो टू द ब्रोकर ऑफ बायर, और फिर वो जो ब्रोकर ऑफ बायर है ही विल पुट दैट इन द ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट ऑफ द बायर। फाइनली 5 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, फर्स्ट पार्टी सेलर, सेकंड पार्टी सेलर का ब्रोकर, थर्ड पार्टी स्टॉक एक्सचेंज का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फोर्थ पार्टी द ब्रोकर ऑफ बायर एंड फिफ्थ पार्टी द अल्टीमेट बायर। ये सब मूवमेंट जो है सेलर के डीमैट अकाउंट से बायर के डीमैट अकाउंट तक जाने में ये 5 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। बाकी डायग्रामेटिकली मैं आपको आने वाले चैप्टर्स में करवाऊंगा, डिपॉजिटरी के चैप्टर में करवाऊंगा जब चैप्टर 1 करेंगे, उस इसका भी पूरा डायग्राम अपने पास बना हुआ है। दूसरी चीज़ आई से पेमेंट आ रही है, तो पेमेंट जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो जो बायर है जो इस स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा, बायर ने पेमेंट दी थी अपने ब्रोकर को और वो अपने उसने ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट में फंड सेक्शन में ऐड की थी, वहाँ से वो पेमेंट चलकर ब्रोकर ऑफ बायर से पेमेंट चलकर आ गई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास, वहाँ से पेमेंट आ गई ब्रोकर ऑफ सेलर के पास, और फाइनली वो पेमेंट आ गई सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड सेक्शन में आ गई। तो पेमेंट भी 5 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। कहाँ से शुरू हुई थी, एक बार रिपीट कर लेते हैं, पेमेंट कहाँ से शुरू हुई थी, फर्स्ट पार्टी कौन थी, बायर जिसने पेमेंट दी, सेकंड पार्टी द ब्रोकर ऑफ बायर जिसके पास पैसा आया, थर्ड पार्टी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जिनके पास पैसा पहुंचा, फिर फोर्थ पार्टी द ब्रोकर ऑफ सेलर जिस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज ने पैसा हैंड ओवर किया टू द ब्रोकर ऑफ सेलर, और फिर वो पैसा कहाँ आया, इन द ट्रेडिंग अकाउंट इन द फंड सेक्शन ऑफ द सेलर। 5 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। इसका डायग्राम आज नहीं, आने वाली क्लासेस में चैप्टर 1 में दिखाऊंगा, दैट इज देयर, लेकिन इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ स्टेप 4 में आपको दिखा कैश पेमेंट आ गई, स्टेप 5 में ये कैश पेमेंट कहाँ पहुंची है, सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में फंड सेक्शन में पेमेंट आ गई है। आई होप गेटिंग द पॉइंट। और मान लो कि वो पेमेंट आ रही है 3000 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, मान लो तो 500 शेयर के ऊपर कितनी पेमेंट होगी, 5 तो जीरो ही लग जाएंगे, 3000 रुपीज़ पर शेयर और 500 शेयर तो मतलब 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपए की पेमेंट आ रही है, रुपीज़ 15 लाख। तो मैं ये यहाँ पर मान लेता हूँ यहाँ पर कि रिलायंस का शेयर बेचा है एट द रेट ऑफ ₹3000 पर शेयर, रिलायंस 500 शेयर्स एट द रेट ₹3000 पर शेयर। प्रिज्यूम है नहीं अभी उतना, आगे तो होना ही है, बढ़ना ही है। सो वेल आई से कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस तरीके से कैश मूवमेंट यहाँ तक आ गई। अब पैसा यहाँ तो रुकेगा नहीं, अब यहाँ से पैसा कहाँ आएगा, फंड सेक्शन से पैसा आएगा बैंक अकाउंट में। कहाँ पर आने वाला पैसा, बैंक अकाउंट में आने वाला है। ये क्लियर है ना, ये भी तो आना ही है ना। तो यहाँ जो 15 लाख रुपए आए हैं स्टेप नंबर 5 में, 15 लाख रुपीज 15 लाख, ये पैसा यहाँ से शिफ्ट होकर आएगा बैंक अकाउंट में, और वो जो मिस्टर सेलर है एक कमांड देगा छोटी सी, पैसा शिफ्ट हो जाएगा वही फंड सेक्शन में जाकर बैंक अकाउंट में आ जाएगा। या फिर सेबी ने नॉर्म्स बना रखे हैं कि अगर आप कुछ टाइम तक उस पैसे को यूज़ नहीं करते, आइडल रखते हैं, यूजलेस रखते हैं, तो डीपी की ड्यूटी है कि डीपी उस पैसे को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा आपके बैंक अकाउंट में, दैट्स इट, आपका पैसा है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वो जो भी आपका बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक और वटेवर। अब एक कहानी और छोटी सी यहाँ पर जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इस सब के बीच में क्या हुआ था, जब रिलायंस के ये 500 शेयर यहाँ पर गए थे स्टेप नंबर 1 में, उसी वक्त साथ के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर इन शेयर्स को डेबिट कर दिया था डीमैट अकाउंट में, जो डीपी है उसने डीमैट अकाउंट में डेबिट कर दिया था। तो ये भी मैं कहूँगा ये भी स्टेप नंबर 1 ही है आपका। वो स्टेप नंबर 1A था, तो ये स्टेप नंबर 1B है। और NSDL क्या कर रहा है इस सब के बीच में, NSDL क्या कर रहा है, NSE का रोल तो समझ में आ गया, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेल ऑर्डर पंच हुआ है, जहाँ सेल ऑर्डर पंच हुआ है उधर से बाय ऑर्डर पंच हुआ, अपोजिट पार्टी का मैच हुए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है।
एनएसडीएल ने क्या किया इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे ट्रेडिंग में एनएसडीएल ने देखा जाए तो कुछ नहीं किया, सिर्फ बैकअप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। एनएसडीएल क्या कर रहा है, ये जो यहाँ अकाउंट में डेबिट हुआ है, विल मेंटेन्स द बैकअप रिकॉर्ड ऑफ दिस डेबिट एंट्री, और उधर जो बायर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसका रिकॉर्ड भी एनएसडीएल या सीडीएसएल एज द केस में भी मेंटेन वहां पर कर रहा होगा, जो भी बायर का डीमैट अकाउंट है जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है, एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर कहानी आपको समझ में आई यहाँ पर, कुछ कुछ दैट इज देयर, और कुछ नहीं काफ़ी कुछ समझ में आ गई है। और अभी और चीज़ें एलैबोरेट करूँगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट जैसे देखो किसी ऐसे डीपी के पास है जो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों का डीपी है, तो फिर डेबिट कौन करेगा, क्रेडिट कौन करेगा, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा, अभी आगे क्लैरिटी लेकर आऊँगा। अच्छा, यही एग्जाम्पल जो अभी आपने देखा, इसमें एक क्लैरिटी और, अगर मिस्टर बुल है बायर, अब हमने हर जगह बायर 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 कर दिया, एवरीवेयर इट इज़ बायर, तो बायर के पास 3 डीमैट अकाउंट हैं। पहला बैंक, तीन तीन अकाउंट हैं, नॉट डीमैट अकाउंट, 3 अकाउंट है। पहला बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, दूसरा डीमैट अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, और तीसरा विल आई से ट्रेडिंग अकाउंट है ब्रोकर के पास। और डीमैट अकाउंट अलग है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग है, सिंगल अकाउंट नहीं है, अलग अलग है। और मिस्टर बुल है अब यहाँ पर, बुल का मतलब बायर, स्टॉक मार्केट में बुल का मतलब बायर, बायर का मतलब बुल, दैट इज देयर। कोई छोटा बुल, कोई बड़ा बुल, कोई बुलबुल, सो आई एम नॉट सेइंग कोई बुलबुल नहीं होती है, देयर इज नो बुलबुल। और इधर वही एनएससी का नीट सिस्टम है, और इधर वो एनएसडीएल है, दैट इज देयर। और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको मालूम है सिक्योरिटी सेक्शन है, फंड सेक्शन है, जो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ यहाँ पर, फिर मैं कहूँगा वो सिक्योरिटी सेक्शन जो है वो डीमैट अकाउंट के साथ लिंक्ड है, और ये जो फंड सेक्शन है ये बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, लिंकेज ऑलरेडी पता है आपको। क्लियर है? नाउ देन गोइंग ऑन फर्दर, आप देखो बुल अब किस तरीके से बाय कर रहा है। तो स्टेप नंबर वन विच इज़ विजिबल ओवर हेयर। अब अगर बुल को मान लो रिलायंस के, उल्टा एग्जाम्पल कर रहे हैं, रिलायंस के 500 शेयर खरीदने एट द रेट ऑफ 3000 रुपीज़ पर शेयर, अब वो बायर है, हाँ, तो उसके लिए 15 लाख रुपए चाहिए, 15 लाख रुपए चाहिए। तो बुल पहला काम क्या करेगा, अपने बैंक अकाउंट से 15 लाख रुपए यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा, रुपीज़ 15 लाख यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा अपने बैंक अकाउंट से। और बुल सबसे पहला काम क्या करेगा, स्टेप नंबर 1 ऊपर दिख रहा है, ऐड फंड्स, 15 लाख रुपए ऐड कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो मैं खरीदना चाहता हूँ 15 लाख रुपए की वैल्यू का के स्टॉक खरीदना चाहता हूँ। तो मान लेते हैं रुपीज़ 15 लाख उसने यहाँ पर ऐड किया, और जैसे ही उसने यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में 15 लाख ऐड किया, तो इसको आप कहो स्टेप नंबर 1A हो गया। और स्टेप नंबर 1B क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1B क्या होगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट में आईसीआईसीआई बैंक ने 15 लाख रुपए डेबिट कर दिए, रुपीज़ 15 लाख डेबिट हो गए। ये हो गया सबसे पहला काम, स्टेप 1A 1B, समझ में आ गई बात। और ये 15 लाख रुपए शिफ्ट होकर चले गए, ये 15 लाख रुपए शिफ्ट होकर चले गए बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट के फंड सेक्शन में, ट्रेडिंग अकाउंट के फंड सेक्शन में चले गए जो मैग्नम सिक्योरिटीज़ के पास ओपन है। फिर स्टेप नंबर 2 में आता है बाय ऑर्डर। और मान लो कि अब यहाँ पर जो मैंने प्रिज्यूम किया है कि बाय ऑर्डर जो है वो कितने शेयर्स के लिए है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3000 पर शेयर। प्रिज्यूम 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 है नहीं रिलायंस इतने का, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो अब ये बाय ऑर्डर दिया उसने मैग्नम सिक्योरिटीज़ को, मैग्नम इक्विटी सर्विसेज लिमिटेड को, ब्रोकर को, और ब्रोकर के पोर्टल पे लॉगिन किया, डाला, और ब्रोकर ने उठाकर ये बाय ऑर्डर कहाँ डाल दिया। हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उसने अपने बाय ऑर्डर में शुरू से बता दिया था कि दिस बाय ऑर्डर इज़ फॉर नीट, बोल्ट नहीं लिखा था, क्या लिखा था, एनएससी लिखा था, कि ये मेरा बाय ऑर्डर जो है ये एनएससी के लिए है। तो वो उसका जो चूजन प्लेटफॉर्म है वो उसने शुरू से बाय ऑर्डर में चूज कर लिया था, क्या चूज कर लिया था, एट एनएससी। बाय ऑर्डर पंच करते समय उसने, क्योंकि
उसको चुनना होता है ना बायर को कि वो एनएससी पे बाय करना चाहता है या बीएससी पे। और एक चीज़ बोलूँगा यहाँ पर कि एनएससी और बीएससी में कई बार शेयर के रेट में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 25 पैसे 50 पैसे का डिफरेंस होता है, गोइंग बाय द डिमांड सप्लाई फंक्शन। ये स्टॉक मार्केट में जो शेयर के रेट चल रहे हैं ये कोई बैलेंस शीट के हिसाब से तो है नहीं, बैलेंस शीट से 4 गुना, बैलेंस शीट के हिसाब से जो शेयर की वैल्यू आती है उससे 4 गुना ज़्यादा भी होते हैं कई बार। अगर बैलेंस शीट कह रही है कि रिलायंस की बैलेंस शीट बोलती है, रिलायंस की बैलेंस शीट के हिसाब से ये शेयर का वैल्यू एज पर द बैलेंस शीट, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेट एसेट्स इन द बैलेंस शीट, नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो एक शेयर की वैल्यू आ रही है 750 रुपये, मार्केट में चल रहा है 3000 रुपये का। क्यों? सिंपल रीज़न है, डिमांड ज़्यादा है और सबको लगता है प्रॉफिटेबल कंपनी है, आने वाले टाइम में और प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड पे करेगी, बोनस शेयर्स आएंगे, जितने शेयर खरीदे हैं उतने बोनस शेयर्स आ गए, बैठे बैठे फ्री में और शेयर्स मिल जाएंगे। तो वो डिमांड ज़्यादा है, लोगों में कॉन्फिडेंस है, बायर्स आर विलिंग टू पे मोर देन द बैलेंस शीट वैल्यू। तो स्टॉक मार्केट में तो सब क्या होता है, डिमांड सप्लाई के बेस पे होता है, एज पर द डिमांड सप्लाई। किसी कंपनी में, कुछ कंपनीज में उल्टा भी होता है, बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, 700 रुपये 800 रुपये पर शेयर आ रहा है, मार्केट में वही शेयर 50 रुपये का चल रहा है, 50 रुपीज़, जबकि बैलेंस शीट के हिसाब से वैल्यू ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी कंपनी की बढ़िया इमेज स्टॉक मार्केट में बनानी नहीं आती, लोगों को ज़्यादा अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, कंपनी प्रॉफिट भी सही कमा रही है, बढ़िया कमा रही है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को न्यूज़ चैनल्स पे जाकर, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स पे जाकर अच्छी अच्छी बातें करना नहीं आती, सीएनबीसी आवाज़ चैनल, जी बिजनेस चैनल, एनडीटीवी बिजनेस चैनल, सो ऑन, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, एक्सपोर्ट्स जो इंडिया से बाहर कर रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, उस सब के बारे में जाकर अच्छी बातें करनी चाहिए। और 6 महीने बाद और कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 1 साल बाद और कितना कमाएंगे, ये सारी बातें बोलेंगे तो ब्रोकर्स भी अच्छा अच्छा बोलेंगे आपके बारे में, और फिर मार्केट में आपके शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस शूटअप होगा। तो ऐसी कंपनीज हैं प्रैक्टिकली इंडिया में, आप ढूंढना, आपको मिल जाएगा जहां पर शेयर की वैल्यू एज पर द बैलेंस शीट ज़्यादा है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट प्राइस कम है क्योंकि उस शेयर की डिमांड नहीं है। तो दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं, दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं, और मैं आगे टाइम में और इलेबोरेट करूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में और इलेबोरेट करूंगा। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे डीपी की, तो हम स्टेप नंबर 2 पे थे, रिलायंस के 500 शेयर्स का ऑर्डर दिया और बैलेंस शीट में चाहे रिलायंस की वैल्यू 750 है लेकिन मार्केट प्राइस 3000 पर शेयर के हिसाब से चल रहा है तो खरीदा। स्टेप नंबर 3, ये बाय ऑर्डर चला गया नीट सिस्टम के ऊपर कि हम रिलायंस के 500 शेयर खरीदना चाहते हैं, 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3000 पर शेयर। और दूसरी तरफ कोई सेलर है जो बेचना चाहता है सेम प्राइस पे, तो पेमेंट यहाँ से, अब पेमेंट यहाँ से वहाँ जा रही है, और देखो पेमेंट कहाँ से कहाँ जा रही है, बैंक अकाउंट से पेमेंट गई ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से पेमेंट गई नीट सिस्टम में, नीट सिस्टम कहना गलत है, एनएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास, और एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड से वो पेमेंट फिर आगे चली जाएगी टू द ब्रोकर ऑफ सेलर, और फिर वो ब्रोकर ऑफ सेलर आगे कहाँ पहुँचा देगा, सेलर के पास, सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में, फंड सेक्शन में, वहाँ से वो पेमेंट, फिर वो पैसा उस सेलर के अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में चला जाएगा। सो दैट इज़ हाउ द मूवमेंट विल बी। और अब यहाँ पर वो जो सेलर है वहाँ से रिलायंस के 500 शेयर चलकर वो वहाँ से चले आ रहे हैं, तो रिलायंस सेलर ने 500 शेयर डाले अपने ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट में, वहाँ से वो शेयर्स आ गए क्लियरिंग एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड के पास, मतलब थ्रू ब्रोकर, थ्रू द ब्रोकर ऑफ सेलर, फिर वो शेयर्स आ गए मैग्नम इक्विटी सर्विसेज के पास टू द ब्रोकर ऑफ बायर, और फिर वो यहाँ से सिक्योरिटी सेक्शन में चले जाएंगे, सिक्योरिटी सेक्शन में चले जाएंगे। स्टेप नंबर 4 में सिक्योरिटीज आर रिसीव्ड इन द सिक्योरिटी सेक्शन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का जो सिक्योरिटी सेक्शन है उसमें चले जाएंगे, और फिर वहाँ से स्टेप नंबर 6 ट्रांसफर होकर सिक्योरिटीज कहाँ चली जाएंगी, इन द डीमैट अकाउंट ऑफ डीपी, ऑफ द डीपी ऑफ बायर, जो डीमैट अकाउंट है उसमें चली जाएंगी। और फिर ये यहाँ से जब ये यहाँ पहुँचेंगी तो स्टेप नंबर 7 में डीपी, बैंक ऑफ बड़ौदा है इस केस में, विल क्रेडिट द डीमैट अकाउंट, इतने शेयर ऐड हो जाएंगे, रिलायंस के 500 शेयर ऐड कर देगा, ऐड 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस इन द अकाउंट ओवर हेयर इन द डीमैट अकाउंट। और उसके साथ एनएसडीएल क्या कर रहा है सर, यहाँ पर द डिपॉजिटरी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और डीपी है, तो एनएसडीएल कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ जो पहले वाले ट्रांजेक्शन में कर रहे थे, मेंटेन द रिकॉर्ड, दैट्स इट। स्टेप नंबर 8, मेंटेन द बैकअप रिकॉर्ड,
और ये बैकअप रिकॉर्ड क्यों मेंटेन कर रहे हैं भाई? ये बैकअप रिकॉर्ड क्यों मेंटेन कर रहे हैं? हाँ जी, कारण पर्पस क्यों मेंटेन कर रहे हैं? अगर डीपी का सिस्टम क्रैश हो गया, डीपी का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, अगर डीपी सिस्टम क्रैश हो गया, अगर हैक हो गया, किसी ने, हैकर ने हैक कर लिया, या इंटरनल एम्प्लॉय ने गड़बड़ कर दी उसके अंदर, कुछ प्रॉब्लम कर दिया, और सारे अकाउंट्स एम्प्टी हो गए, डीमैट अकाउंट्स, जिनके डीमैट अकाउंट है वो तो उड़ जाएंगे, उनके तोते उड़ जाएंगे, हमारे शेयर्स कहाँ गए? मंथली ईमेल आती है, हर महीने ईमेल आती है कि आपके डीमैट अकाउंट में इतने सिक्योरिटीज़ हैं, पूरी एक लिस्ट बनी होती है, टेबल बनी होती है, सो एंड सो कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स, सो एंड सो कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स, सो एंड सो कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स, वो होता है, दैट इज देयर। लेकिन किंतु परंतु कितनी मारामारी हो जाएगी अगर मेंटेनेंस, अगर ये बैकअप रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है एनएसडीएल में, तो वहाँ से डेटा रिट्राइव करना सारे डीमैट अकाउंट्स का, और डीमैट अकाउंट्स को वापस क्रेडिट करना विल बी वेरी इजी, क्योंकि पूरा एक सॉलिड पीछे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। लेकिन सर एक चीज़ बताओ, एनएसडीएल का भी अगर हैकिंग हो गया, किसी ने क्रैश कर दिया पूरा सिस्टम एनएसडीएल का, और साथ में डीपी का भी सर कर दिया, तो ये तो बहुत खतरनाक है। नहीं होगा यार, बहुत एनक्रिप्टेड, बहुत बढ़िया लेवल की, हाई लेवल एनक्रिप्शंस हैं, बहुत मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स के पासवर्ड यूज़ होते हैं यहाँ पर, मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स के पासवर्ड होते हैं। आसान काम नहीं है वो इतनी हाई लेवल की एनक्रिप्शन को तोड़ना। और फिर उनका अपना सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पूरा दिन बैठकर यही तो मेंटेन कर रहा है। का अंदर क्या है, एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है पूरा, 400-500 लोग हैं शायद, उससे भी ज़्यादा है, जिनका काम ही क्या है, सिक्योरिटी मेंटेन करना, यही तो उनका काम है। और इस पे तो सब टिका है, अगर ये उड़ गया तो सब उड़ जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। फिर तो स्टॉक मार्केट में जो आप वैल्यू देख रहे हो ना, $4 ट्रिलियन एंड ऑल दैट, तोते उड़ जाएंगे सबके। खैर वो होने नहीं वाला है, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अब सुनो जरा ध्यान से, आसान सिंपल एग्जाम्पल, और फिर एक होमवर्क भी है, एक होमवर्क भी दूंगा। हाँ, एक सेलर है जिसके पास एंजल वन में, एंजल वन जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि एंजल वन सीडीएसएल का ही डीपी है, एनएसडीएल का वेल डीपी नहीं है, इसलिए एंजल वन का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो सेलर के पास एंजल वन में, एंजल वन ही ब्रोकर है, एंजल वन ही डीपी है, और एक सिंगल अकाउंट है यहाँ पर इसके पास। तो सेलर इज हैविंग डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट विद एंजल वन। अब ये डीमैट अकाउंट अलग नहीं है, और वेल ट्रेडिंग अकाउंट अलग नहीं है, इट इज डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट विद द एंजल वन। और एक बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, द बैंक अकाउंट इज विद द एचडीएफसी बैंक। अब ये जो सेलर है, इसकी लाइफ थोड़ी सी आसान है, हाँ इसकी लाइफ थोड़ी सी आसान है। इसको वो जो सिक्योरिटी ट्रांसफर करना पड़ रहा था डीमैट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट टू डीमैट अकाउंट, वो नहीं करना पड़ेगा अब इसको। लेकिन जब इसने ये डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट खोला तो इसमें एक फंड सेक्शन तो रहेगा, और ये फंड सेक्शन लिंक करवाना पड़ेगा किससे, बैंक अकाउंट से, लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट है, इसका जो फंड सेक्शन है, इट इज लिंक्ड विद दिस बैंक अकाउंट। ये सारी बातें जो आप सीख रहे हो ना, पापा को ज़रूर सिखा देना, मम्मी को ज़रूर सिखा देना, नहीं तो ये वीडियो दिखा देना, जिसको भी सिखाना है ना उसको ये वीडियो दिखा देना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन आई से और ज्ञान की चीज़ें हैं आगे बांटनी चाहिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स में, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो ऐप में है वो ऐप में है, वो तो कोर्स में है, लेकिन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं अपने सारे फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में परेशान ही रहते हैं कि हो क्या रहा है ये, और ये क्लैरिटी नहीं आती है, पूरा कोर्स खत्म हो जाता है कई बच्चों का, ये क्लैरिटी नहीं आती है। देन तो स्टेप नंबर 1, अभी ये सेलर की ज़िंदगी आसान कैसे है, इसको अगर शेयर बेचने हैं तो इसको अपने डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमैट अकाउंट ही ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट है, और वो एक सिंगल अकाउंट ट्रेडिंग का काम भी कर रहा है और स्टोरेज का काम भी कर रहा है। तो इसको तो डायरेक्टली क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में डायरेक्टली सेल ऑर्डर, रिलायंस के 500 शेयर बेच रहे हैं, वही एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 500 शेयर्स सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 3000 पर शेयर, और साथ में ये बोला कि ये जो 3000 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से सेल कर रहे हैं, ये हम एनएससी पे सेल कर रहे हैं। तो सेल ऑर्डर में लिख दिया, सेल ऑर्डर इज फॉर एट एनएससी।
डाला कहाँ, सेल ऑर्डर कहाँ डाला, एंजल वन में जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला हुआ है वहाँ गए अपने, और लॉगिन या आपके मोबाइल फ़ोन में जो ऐप है एंजल वन की उसी में गए और उसी में जाकर आपने अपना सेल ऑर्डर डाल दिया। और एंजल वन उठाकर क्या करेगा, उस सेल ऑर्डर को शिफ्ट कर देगा, कहाँ शिफ्ट कर देगा, एनएससी के नीट सिस्टम पे सेल ऑर्डर शिफ्ट हो जाएगा कि रिलायंस के 500 शेयर बेच रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹3000 पर शेयर। फिर आगे कहाँ जाएगा वो आपको मालूम है कि वो एनएससी का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उठा के शेयर्स आगे पास ऑन करेगा टू द ब्रोकर ऑफ बायर, देन दे विल गो टू द डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ब्रोकर ऑफ बायर। या हो सकता है बायर के पास ट्रेडिंग अकाउंट अलग हो, डीमैट अकाउंट अलग हो, और वो अगर अलग है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, उसके बायर का जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका जो सिक्योरिटी सेक्शन है उसमें जाएगा फाइनली, और फिर वहाँ से उसके डीमैट अकाउंट में जाएगा, वो तो अलग बातें हैं यहाँ पर। और बायर से जो पेमेंट चलकर आ रही है उसके बैंक अकाउंट से उसके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी फंड सेक्शन में, फिर वहाँ से उसके ब्रोकर के पास आएगी, फिर वो ब्रोकर ऑफ बायर विल गिव द पेमेंट टू द क्लियरिंग लिमिटेड ओवर हेयर, एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड, और एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड से पेमेंट आ गई यहाँ पर ₹15 लाख। स्टेप नंबर 3, हम अपने एंगल से बात कर रहे हैं, वो उधर क्या चल रहा है, हम बायर वाली साइड पे क्या चल रहा है उसकी परवाह नहीं कर रहे, हमारी सेलर वाली साइड पे क्या चल रहा है वो देख रहे हैं। तो पेमेंट आ गई 15 लाख रुपए यहाँ पर, और जब 15 लाख रुपए आ गए तो स्टेप नंबर 4, वो 15 लाख रुपए यहाँ फंड सेक्शन में आ जाएंगे। ₹15 लाख विल कम टू द फंड सेक्शन ओवर हेयर, और फंड सेक्शन से फिर फाइनली ये 15 लाख रुपए यहाँ से ट्रांसफर होकर स्टेप नंबर 5 बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और इसके लिए या तो वो जो मिस्टर सेलर है वो खुद अपने फंड सेक्शन में जाकर कमांड देगा वहाँ से एक छोटी सी, और पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट में, या फिर कमांड नहीं देंगे तो अगर फंड्स आइडल रहेंगे तो एज पर सेबी डायरेक्टिव्स वो जो ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट है वहाँ पर एंजल वन खुद उस पैसे को ट्रांसफर कर देगा बैंक अकाउंट में आफ्टर सर्टेन टाइम लिमिट। सो वेल आई से, और वो सेबी ने कुछ डायरेक्टिव्स सेट कर रखे हैं कि कितने टाइम तक आइडल रहेगा, और वो टाइम टू टाइम डायरेक्टिव चेंज होते रहते हैं। सो वेल आई से, अब आपके लिए होमवर्क है कि अगर एग्जाम्पल लेना है फॉर द बायर हैविंग द सिंगल ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट तो फिर कैसे चलेगा। मैंने सेलर का एग्जाम्पल दिया आपको, ये आपके लिए होमवर्क है कि खुद एक डायग्राम बना लो अगर आपको इच्छा हो रही है तो, नहीं तो मैं यहाँ पर अगर बोलने के लिए बोल देता हूँ भाई बायर है, सेलर नहीं है बायर है, तो क्या होगा। हाँ जी, उस केस में ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट में शेयर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये तो हमने सेलर का एग्जाम्पल लिया। अगर बायर है और ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट में शेयर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो उसको कोई वो शिफ्ट तो करने नहीं है, ही डजंट हैव टू शिफ्ट फ्रॉम डीमैट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट शेयर, सॉरी बायर है तो सॉरी बायर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट से पहले फंड सेक्शन में पैसा लाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, बायर है तो बैंक अकाउंट से पहले फंड सेक्शन में पैसा लाना पड़ेगा, और फंड सेक्शन में जब पैसा आ जाएगा, डिलीवरी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो डिलीवरी ट्रांजेक्शन करनी है तो फंड सेक्शन में पैसा लाना पड़ेगा, और फिर फंड सेक्शन में पैसा लाने के बाद फिर यहाँ पर आप बाय ऑर्डर पंच करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर बाय ऑर्डर पंच करेंगे, और फिर बाय ऑर्डर पंच करने के बाद फिर वो पैसा जो है वो बाय ऑर्डर जो है वो नीट में जाएगा, और नीट से फिर वहाँ से शेयर्स की डिलीवरी आएगी, और डिलीवरी आएगी तो आपके डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट में एक बार आ गई और वहीं पर वो शेयर स्टॉक हो जाएंगे, दैट्स इट। तो कहानी बड़ी सीधी है, नथिंग मच कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दैट ऑल्सो, समझ में आ गई है आपको। जस्ट अ सेक। तो आई रिपीट दैट, अगर बायर है तो बायर क्या करेगा, आपका होमवर्क मैंने क्लास वर्क में ही कर दिया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बायर क्या करेगा, पहला काम डिलीवरी ट्रांजेक्शन करनी है और शेयर्स की डिलीवरी एक्चुअली लेनी है, तो पहले अपने बैंक अकाउंट से फंड सेक्शन में ट्रांसफर करेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में फंड सेक्शन में पैसा ट्रांसफर करेगा 15 लाख रुपए रिलायंस के 500 शेयर खरीदने के लिए, वही 3000 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और जब फंड सेक्शन में पैसा आ जाएगा तो बाय ऑर्डर देगा, वो अपना एंजल वन के पोर्टल में जाकर बाय ऑर्डर डालेगा, चुना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को और ऑर्डर चला गया नीट पे, और बीएससी को चुना तो ऑर्डर चला गया बोल्ट पे, एज द केस में भी, और ऑर्डर प्लेस हो गया बाय ऑर्डर, तो 500 शेयर की डिलीवरी आ गई, पेमेंट 15 लाख रुपए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू चली गई टू द सेलर, और सेलर से 500 शेयर रिलायंस के चले आए थ्रू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, दे आर कमिंग इनटू द ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट ऑफ द बायर, दैट्स इट। कहानी सिंपल से रही, नथिंग मच कॉम्प्लिकेटेड, आई एम होपिंग कि सबको अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक चीज़ यहाँ पर जो मैंने जानबूझकर रखी, कि ये जो ब्रोकर है और डीपी है, मैंने जानबूझकर डीपी लिया सीडीएसएल का,
और ट्रेड कर रहा हूँ मैं नीट पे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि डीपी चाहे वो सीडीएसएल का है, रियल लाइफ एग्जांपल है, एंजल 1 इज डीपी ऑफ सीडीएसएल, लेकिन ट्रेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट कंपलसरी। अगर मैं इसी डायग्राम के अंदर चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब आई कैन हैव अ डायग्राम 2 ऑफ दिस, बस एनएससी की जगह पर बीएससी कर देते हैं हर जगह जहाँ पर भी एनएससी नज़र आ रहा है, और नीट की जगह बोल्ट सिस्टम कर देते हैं। सो सिंपल, हाँ, तो यहाँ पर ऑर्डर अगर एट बीएससी डाला है तो यहाँ पर बीएससी का बोल्ट सिस्टम या बोल्ट प्लेटफॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग लिमिटेड हो जाएगा, या जो भी उनका क्लियरिंग लिमिटेड का नाम है, नेम इज़ डिफरेंट, लेकिन मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, अभी ज़्यादा आपको नामों में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, नेम इज़ डिफरेंट ओवर देयर, वो आने वाली क्लासेस में आपको दिखाई दूंगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन का नाम वगैरह जो भी है। तो चाहे इधर मतलब सीडीएसएल तो सेम ही है, तो ट्रेड आप नीट पे भी कर सकते हैं और ट्रेड आप बोल्ट पे भी कर सकते हैं, ट्रेड आप बीएससी पे भी कर सकते हैं, ट्रेड आप एनएससी पे भी कर सकते हैं, यही यही दिखाना चाह रहा था आपको। और इस पूरी ट्रांजेक्शन में यहाँ पर सीडीएसएल का रोल था क्या, सीडीएसएल ने किया क्या है, तो ये जो हम कह रहे हैं कि जी सेलर के डीमैट अकाउंट से ये शेयर्स यहाँ से चले गए, स्टेप नंबर 1, और सेल ऑर्डर पंच हो गया और शेयर्स चले गए, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर डीपी जो है या एंजल 1 जो है इस अकाउंट को डेबिट करेगा, डेबिट 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस जो चले गए, गेटिंग दैट, सेल ऑर्डर पंच हुआ, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ और डेबिट हो गया, तो ऑन एग्जीक्यूशन, on successful execution of the transaction, on successful execution of transaction, यहाँ से डेबिट हो गया, और सीडीएसएल क्या कर रहा है, उसका रिकॉर्ड, बैकअप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है बस, तो सीडीएसएल का तो यही काम है, मेंटेन बैकअप रिकॉर्ड, तो चाहे एनएसडीएल हो चाहे सीडीएसएल हो, इन लोगों का क्या काम है, मेंटेन द बैकअप रिकॉर्ड। कहानी काफ़ी हद तक समझ में आ गई आपको। चलो अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, और एक होमवर्क आपको ट्रूली होमवर्क दे रहा हूँ, नाउ दिस इज़ योर ट्रू होमवर्क। इस डायग्राम के अंदर एक तरफ सेलर है, एक तरफ बायर है, सेलर के पास, और अब पूरा पूरा एक सिंगल पिक्चर अगर आप बनाना चाहो तो आपके ऊपर छोड़ दिया, एक तरफ सेलर है जिसके पास एक सिंगल डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट है विद द एंजल 1, और बैंक अकाउंट है एचडीएफसी बैंक के पास, और दूसरी तरफ जो बायर है, बायर के पास ट्रेडिंग अकाउंट अलग है, मैग्नम सर्विसेज इक्विटी सर्विसेज, डीमैट अकाउंट अलग है बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक अकाउंट अलग है आईसीआईसी बैंक। अब अगर आप पूरी पिक्चर घुमाना चाहें और बनाना चाहें, मतलब कहाँ से शेयर्स, ये सेलर है तो इसके ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट से शेयर्स चले एनएससी के पास गए, यहाँ से चले तो ये शेयर्स चले गए ब्रोकर ऑफ बायर के ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से ये शेयर्स चले तो डीमैट अकाउंट में चले गए, तो लेट अस से 500 शेयर्स जो हम बात कर रहे थे, 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस और 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस, 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस ट्रेडिंग अकाउंट में गए बायर के, और वहाँ से फिर दे गो टू द डीमैट अकाउंट ऑफ बायर, तो ये कहानी चल रही है, दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो इधर से आई से सेल ऑर्डर और उधर से बाय ऑर्डर, और ये सेल ऑर्डर बाय ऑर्डर मैच किसने किया,
मैच किसने किया? मैचिंग सिस्टम क्या है? एनएससी का नीट। सो टू मैच, लाखों सेल ऑर्डर आते हैं एवरीडे, लाखों बाय ऑर्डर आते हैं एवरीडे, उनको मैच करता है वो सॉफ्टवेयर, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है, ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है। एनएससी नीट सिस्टम हो या बीएससी बोर्ड, दोनों के पास सुपर कंप्यूटर है अपना अपना, जो इन ऑर्डर्स को मैच करता है और ये ट्रांजेक्शन्स करवाता है। तो ये मूवमेंट हो गई पूरी की पूरी। पता चला ये सेल ऑर्डर आया था सुबह 11 बजे, ये बाय ऑर्डर आया 11:30 पे, लेकिन मैचिंग हुई वही 11:30 पे। जो मैचिंग हुई 11:30 11:32 पे मैचिंग हुई और फिर वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गया। और अगर हम बात कर रहे हैं इसमें कैश की मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है? कैश की मूवमेंट हो रही है, 15 लाख रुपए का पेमेंट हो रही है 500 शेयर ऑफ रिलायंस एट द रेट ऑफ 3000 पर शेयर है ना। तो कैश मूवमेंट कहाँ से हो रही है? बायर के बैंक अकाउंट से पहले गया उसके ट्रेडिंग अकाउंट में 15 लाख रुपए कैश। रुपीज़ 15 लाख बैंक अकाउंट से गया ट्रेडिंग अकाउंट में फंड सेक्शन में। इन द ट्रेडिंग अकाउंट फंड सेक्शन, वहां से ये कैश कहाँ गया? 15 लाख रुपीज गोज टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और फिर 15 लाख रुपीज जो यहाँ गया, यहाँ से कहाँ गया? दैट गोज टू द ब्रोकर ऑफ सेलर, और फिर वो आ जाता है इन द फंड सेक्शन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। रुपीज 15 लाख यहाँ आ गया, और फिर वो रुपीज 15 लाख ट्रेडिंग अकाउंट में जो फंड सेक्शन है वहां से कहाँ आ गया? दैट कम्स डाउन टू बैंक अकाउंट। हाँ, जहाँ पर बैंक अकाउंट है इसमें 15 लाख रुपए आ गए। अब मेरे पास हर जगह लिखने की जगह नहीं है, छोटा फॉन्ट करके लिखना पड़ रहा है मुझे, 15 lakhs इन द स्मॉल फॉन्ट। दिस इज कंप्लीट पिक्चर। होमवर्क दे रहा था मैंने, क्लास वर्क में ही करवा दिया। चलो इस सेशन में एक लास्ट छोटा सा पॉइंट, इतना कुछ कर रहे हैं ये भी समझ लेते हैं। अब आपको वापस ले जा रहा हूँ प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट की बातें हो गई बहुत सारी, अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी आपके पास 4 पार्टीज दिख रही हैं। एक इशूअर कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है, पब्लिक इशू आ रहा है, दैट इज कमिंग विद द आईपीओ, न्यू शेयर्स इशू कर रही है कंपनी। एनएसडीएल सीडीएसएल है, एनएसडीएल ले लो या सीडीएसएल ले लो, दोनों में से कोई एक है। उसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो उसका एजेंट है, और नीचे वो लाखों इन्वेस्टर्स हैं जिनके डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं। अब क्या होता है पब्लिक इशू के टाइम पे, जब पब्लिक इशू आता है तो सारे ट्रेडिंग कम डीमैट अकाउंट होल्डर, मतलब जितने भी है ना, जितने ब्रोकर्स हैं, सभी के पोर्टल पे वो दिखने लगता है। बैंक्स में भी आप जाना, कभी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो उसमें भी एक जगह आसबा फैसिलिटी होती है और वहाँ पर वो नज़र आने लगता है सब। सो वेल आई से अभी उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, आगे आईसीडीआर के चैप्टर में बताऊँगा। अब मोटा मोटा अभी सिर्फ इतना समझो, वो लाखों इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं जिनका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है ऑलरेडी, वो लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, और लाखों एप्लीकेशंस कौन रिसीव कर रहा है? इशूअर कंपनी। अच्छा, इशूअर कंपनी खुद रिसीव नहीं करती, जैसे एलआईसी की बात कर रहे थे पिछले दिनों में, आपने देखा ना, एलआईसी की बात कर रहे थे, या रिलायंस की बात कर लो, तो इन्होंने क्या कर रखा होता है, एक आरटीए की सर्विस लेते हैं, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट की सर्विस लेते हैं, और वो आरटीए प्रो राटा अलॉटमेंट का काम देखता है। सो मर्चेंट बैंकर अपॉइंटेड होता है, मर्चेंट बैंकर होता है, आरटीए होता है, तो एप्लीकेशंस आर बीइंग रिसीव्ड बाय द मर्चेंट बैंकर, बाय द आरटीए। और मर्चेंट बैंकर को, अब बुक बिल्डिंग होता है आजकल तो ज़्यादातर, तो मर्चेंट बैंकर को एक नाम और भी देते हैं, क्या नाम देते हैं मालूम है किसी को? मर्चेंट बैंकर इज कॉल्ड एज बुक रनर, या को बुक रनर बोलते हैं, लीड बुक रनर, लीड मैनेजर, ये सारे नाम दिए जाते हैं। उनका काम होता है एप्लीकेशन रिसीव करना। ये लाखों एप्लीकेशंस आ गई, और इसको मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम देता हूँ? ये क्या हो रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन। प्रज्यूम कर रहा हूँ 43 लाख एप्लीकेंट्स हैं, 43 लाख अलॉटीज हैं, प्रज्यूम कर रहा हूँ, आप चाहो तो नंबर को कम ज़्यादा कर सकते हो। सो ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, और जब ओवर सब्सक्रिप्शन आता है, आपको मालूम है प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, तो ये स्टेप 2 ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। स्टेप नंबर 1 में अकाउंट ओपन हो गया, स्टेप नंबर 1 में डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, स्टेप नंबर 2 में
ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया पब्लिक इशू के टाइम पे एट द टाइम ऑफ आईपीओ। स्टेप नंबर 3 में इशूअर कंपनी अलॉटमेंट देती है उन लाखों एप्लीकेंट्स को, और हो सकता है किसी को मिले किसी को ना मिले, ऐसा होता ही है। सो और बुक बिल्डिंग का अगर थोड़ा सा मालूम है, कट ऑफ प्राइस निकालते हैं, कट ऑफ प्राइस के नीचे जो रह गए अनसक्सेसफुल उनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, जो कट ऑफ प्राइस के ऊपर हैं उनको अलॉटमेंट मिलेगी, यू नो दैट। सो विल नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, तो इशूअर कंपनी मेक्स अलॉटमेंट टू द डीमैट अकाउंट होल्डर्स, और इसको क्या बोलेंगे, प्रो रैटा अलॉटमेंट, प्रो रैटा अलॉटमेंट। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऊपर दिया गया है। स्टेप नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इशूअर कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में लाखों अलॉटीज का नाम नहीं लिखेगी। इशूअर कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर में सिर्फ 2 नाम लिखेगी, ओनली 2 नेम्स, NSDL एंड CDSL, क्योंकि जो लाखों अलॉटीज हैं उनके डीमैट अकाउंट या तो NSDL के डीपी के पास हैं या तो CDSL के डीपी के पास हैं। तो इशूअर कंपनी अपने रजिस्टर मेंबर में, और ये लिखा हुआ है डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में, इशूअर कंपनी अपने रजिस्टर मेंबर में सिर्फ 2 नाम लिखेगी, NSDL एंड CDSL, दैट्स इट। और लाखों अलॉटीज की लिस्ट बनाकर NSDL CDSL को दे दी जाएगी। और जितने भी एप्लीकेंट्स थे वो एप्लीकेशन के टाइम पे बता रहे हैं कि हमारा डीमैट अकाउंट NSDL के साथ है या हमारा डीमैट अकाउंट CDSL के साथ है, वो बताते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे बताना कंपलसरी होता है, अपना डीमैट अकाउंट नंबर देना होता है, तो वो डीमैट अकाउंट नंबर से पता चल जाता है कि वो NSDL के साथ है या CDSL के साथ है, तभी तो आपके डीमैट अकाउंट में अलॉटमेंट आएगी, तभी तो क्रेडिट होंगे ना शेयर्स। तो एप्लीकेशन के टाइम पे आपको बताना होता है अपना डीमैट अकाउंट नंबर, कंपलसरी है। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि लाखों अलॉटीज को अलॉटमेंट मिल रही है और लिस्ट ऑफ अलॉटीज बनाकर NSDL CDSL को दे दी। अब एक लिस्ट की बजाय 2 लिस्ट बन जाएंगी, मतलब मान लो टोटल 43 लाख अलॉटीज हैं, तो इसमें से ब्रेकअप कर लो, प्रिज्यूम 23 लाख अलॉटीज के डीमैट अकाउंट CDSL के पास हैं, 20 लाख अलॉटीज के डीमैट अकाउंट NSDL के पास हैं। तो NSDL को लिस्ट आ गई 20 लाख अलॉटीज की, CDSL को लिस्ट आ गई 23 लाख अलॉटीज की, और ये लोग क्या करेंगे, NSDL CDSL उन अलॉटीज के डीमैट अकाउंट्स में उन शेयर्स को क्रेडिट कर देंगे। क्या NSDL CDSL ये सारा काम इतनी हेडेक फ्री में कर रहे हैं? नो, दे विल चार्ज द मनी फ्रॉम द इशूअर कंपनी। इशूअर कंपनी और NSDL CDSL के बीच में रिटन एग्रीमेंट होगा कि NSDL CDSL आर गिविंग देयर सर्विसेज टू द इशूअर कंपनी, और इशूअर कंपनी उन सर्विसेज के बदले में उनको पैसा दे रही है। और सिर्फ वन टाइम नहीं, पब्लिक इशू के टाइम पे दे रही है IPO, लेकिन एनुअली हर साल देना पड़ेगा। इशूअर कंपनी शैल पे एनुअल पेमेंट टू NSDL CDSL एवरी ईयर, क्योंकि वो आपको अपनी परमानेंट सर्विसेज दे रहे हैं हर साल, तो आपको एनुअल पेमेंट देनी पड़ेगी। तो NSDL CDSL कहाँ से कमाते हैं, कहाँ से पैसा कमाते हैं? इशूअर कंपनी से एनुअल चार्जेस लेते हैं, तो IPO के टाइम पे भी लेते हैं, बाद में भी लेते हैं। अब सुनो ज़रा ध्यान से, NSDL CDSL जब यहाँ पर ये शेयर्स क्रेडिट कर देंगे 43 लाख अलॉटीज के पास, और इन सब के पास जाएगी ईमेल, NSDL CDSL विल सेंड द ईमेल, और यहाँ जो RTA ये सारा काम कर रहा है वो भी ईमेल भेज रहा है। कंपनी का जो RTA है, मान लो के फिनटेक है, अगर मैं कंपनी मान लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, तो RTA का नाम है के फिनटेक, जो रिलायंस का काम देखता है। के फिनटेक कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इसकी वेबसाइट नहीं दिखा रहा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। के फिनटेक हैदराबाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का RTA सारा काम देखता है। उसने प्रोराटा अलॉटमेंट की, प्रोराटा अलॉटमेंट का सारा काम किया, लिस्ट ऑफ अलॉटीज बनाई, लिस्ट ऑफ अलॉटीज बनाकर दे दी NSDL CDSL को, उन्होंने उठाकर आगे क्रेडिट कर दिया। अब जब क्रेडिट कर दिया, पब्लिक इशू क्लोज हो गया, प्राइमरी मार्केट का काम यहाँ खत्म, शेयर लिस्ट हो गए, कंपनी लिस्ट हो गई, शेयर लिस्ट हो गए। उसके बाद काम शुरू होगा सेकेंडरी मार्केट का। अब सेकेंडरी मार्केट में जाने से पहले एक स्टेप नंबर 5 यहाँ पढ़ लेते हैं। NSDL CDSL will maintain the record or the list of 43 lakh beneficial owners, and this list or this record is deemed to be register of members of issuer company, हमारे केस में ABC लिमिटेड। इसको मान लिया जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अंडर सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट। लिंक कहाँ चला गया? कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी, हमने ऊपर बात की थी, कंपनी अपने रजिस्टर मेंबर में सिर्फ 2 नाम लिख रही है, NSDL CDSL। क्या वो कंपनी के मेंबर हैं? यस, कंपनी अपने रजिस्टर मेंबर में जिसका नाम लिख रही है वो तो मेंबर है ही। और ये जो 43 लाख बेनिफिशियल ओनर्स बोला गया है इनको,
बेनिफिशियल ओनर नाम दिया गया है, इनका रिकॉर्ड एनएसडीएल सीडीएसएल मेंटेन कर रहे हैं, क्या इनको भी कंपनी का मेंबर माना जाएगा? यस, क्योंकि ये जो लिस्ट मेंटेन हो रही है इसी को माना गया है, डीम्ड है, इट इज रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एंड देयरफॉर दीज 43 लाख अलॉटीज जिनका नाम कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड मेंबर में ऊपर नहीं लिखा था, लेकिन इनको भी कंपनी का मेंबर माना जाएगा, क्योंकि इनकी लिस्ट को लॉ मेकर ने प्रिज्यूम किया है कि ये कंपनी का रजिस्टर्ड मेंबर है, तो रजिस्टर्ड मेंबर है तो जिसका नाम है तो वो कंपनी का मेंबर माना जाएगा। अब एक चीज़ और, तो एज पर कंपनी लॉ दीज पीपल आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द कंपनी, ये लोग कंपनी के मेंबर्स हैं, क्लियर है। बेनिफिशियल ओनर नाम क्यों दिया है इनको, और ऊपर एनएसडीएल सीडीएसएल को रजिस्टर्ड ओनर नाम क्यों दिया है? फ्यूचर में जब इश्यूअर कंपनी मान लो बोनस इशू लेकर आती है, बोनस इशू लेकर आती है 1:1, जिसके पास पहले से 200 शेयर हैं उसको बोल रहे हैं आपको ना 200 शेयर और दिए जा रहे हैं फ्री में और पैसा भी नहीं देना, तो कंपनी क्या करेगी, जब बोनस शेयर्स लेकर आई, मान लो कि कंपनी ने इशू किए थे यहाँ पर, 1 मिनट के लिए मान लो 1 करोड़ शेयर्स पहले इनिशियली इशू किए थे, 1 करोड़ शेयर, और अब 1 करोड़ बोनस शेयर्स लेकर आई है कंपनी, तो जिसको पहले 200 शेयर मिले हुए हैं, जिसके डीमैट अकाउंट में 200 शेयर हैं उसको 200 शेयर और मिल रहे हैं, जिसके पास पहले से 500 शेयर हैं उसको 500 शेयर और मिल रहे हैं, 1:1 बोनस शेयर लेकर आई है कंपनी। कंपनी 1 करोड़ न्यू शेयर्स इशू कर रही है, बोनस शेयर्स, क्या एनएसडीएल सीडीएसएल अपने पास रखेंगे? क्या एनएसडीएल सीडीएसएल अपने पास रखेंगे? आंसर इज नो, एनएसडीएल सीडीएसएल अपने पास नहीं रखेंगे। एनएसडीएल सीडीएसएल उठाकर वो शेयर्स आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू द 43 लाख डीमैट अकाउंट होल्डर्स जो भी हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर इसलिए इनका नाम क्या है, बेनिफिशियल ओनर्स, क्योंकि बेनिफिट तो फ्यूचर में इनको मिलना है, बोनस इशू का जो बेनिफिट है या बोनस इशू के अलावा और कोई बेनिफिट भी है वो सारे तो इनको ही मिलना है, पैसा तो इन्होंने इन्वेस्ट किया था, एप्लीकेशन मनी तो इन्होंने ही दी थी यहाँ पर, तो इसलिए ये लोग बेनिफिशियल ओनर हैं। एनएसडीएल सीडीएसएल को क्या बोला जा रहा है, वो रजिस्टर्ड ओनर है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड मेंबर में उन दोनों का नाम लिखा है, बट दे आर एक्टिंग एज ट्रस्टी, दे आर एक्टिंग एज ट्रस्टी मतलब केयर टेकर, दे आर एक्टिंग एज केयर टेकर फॉर द बेनिफिट ऑफ 43 लाख इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक्चुअली पैसा लगाया है, तो उनको बोला गया है बेनिफिशियल ओनर। मैं ये सारी बातें एक बार और रिपीट करूंगा इन योर चैप्टर नंबर 1, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 करवाऊंगा तो वहां पर फिर से रिपीट करेंगे। तो प्राइमरी मार्केट का भी समझ में आ रहा है, एनएसडीएल सीडीएसएल हैव द रोल इन प्राइमरी मार्केट, और इनका क्या रोल है, लिस्ट ऑफ अलॉटीज आती है और फिर 43 लाख बेनिफिशियल ओनर्स के डीमैट अकाउंट में उनके शेयर्स को क्रेडिट करना होता है। फ्यूचर में बोनस इशू आता है एनएसडीएल सीडीएसएल के पास, या राइट इशू आता है, या और कुछ होता है कंपनी लॉ में जिसको मालूम है, स्प्लिटिंग होती है, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स होता है, वो जो भी आता है एनएसडीएल सीडीएसएल के पास अपने पास नहीं रखते, सब कुछ आगे पास ऑन कर देते हैं टू द रियल इन्वेस्टर्स, टू द बेनिफिशियल ओनर्स जिन्होंने पैसा लगाया है। बाकी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाता है तो 8448804439 पे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज और मे बी वेल आई विल से टेक्स्ट मैसेज, व्हाटएवर सूट्स यू। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खैर अब कहानी ये है, पब्लिक इशू क्लोज हो गया, प्राइमरी मार्केट का खेल खत्म। क्या ये 43 लाख अलॉटीज फ्यूचर में इन शेयर्स को ऐसे लेकर बैठे रहेंगे? आंसर इज नो। इसमें से बहुत सारे लोग फ्यूचर में इन शेयर्स को सेल करेंगे हाई प्राइस पे। अलॉटमेंट के टाइम पे मान लो शेयर अलॉट हुआ है लेट अस से 1000 रुपीज़ पर शेयर पे, प्रिज्यूम फ्यूचर में ये शेयर का रेट बढ़कर हो गया 2000 रुपीज़ पर शेयर, तो इसमें से बहुत सारे लोग बेच कर निकलेंगे प्रॉफिट कमाकर, बहुत सारे नए लोग खरीदेंगे, तो इनके डीमैट अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे और बायर के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। क्या डीपीज को रिकॉर्ड अपडेट करना होगा? यस। क्या एनएसडीएल सीडीएसएल को भी बैकअप रिकॉर्ड अपडेट करना होगा? यस। फ्यूचर में जब इस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग से पहले इनको 21 क्लियर डेज नोटिस या 24 डेज नोटिस देना होता है अपने मेंबर्स को, तो वो लिस्ट चाहिए इनको 24 डेज नोटिस। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एबीसी लिमिटेड, उसके पास लिस्ट ही नहीं है किन मेंबर्स को नोटिस जाएगा, ऑल ओवर इंडिया कितने मेंबर्स को नोटिस जाएगा, और उन सबको इनवाइट किया जा रहा है, आओ जनरल मीटिंग अटेंड करो, रिफ्रेशमेंट मिलेगी, वोटिंग राइट मिलेगा, वोटिंग पावर एक्सरसाइज करने के लिए मिलेगा, ई वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा एज पर कंपनी लॉ सेक्शन 108 ई वोटिंग वगैरह। तो कंपनी सेक्रेटरी के पास, तो कंपनी सेक्रेटरी को तो पता ही नहीं कि यहाँ पर लाखों लोग कौन कौन शेयर बेच गए, कौन किन लोगों ने खरीद लिया, सारा रिकॉर्ड कहाँ अपडेट हो रहा है? एनएसडीएल सीडीएसएल। कंपनी सेक्रेटरी एजीएम से 1 महीना पहले, एनुअल जनरल मीटिंग से 1 महीना पहले एनएसडीएल सीडीएसएल को कहेगा वो जो यहाँ रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ना, सारा अपडेट हो रहा है, वो रिकॉर्ड हमारे पास लेटेस्ट भेज दो, एक पर्टिकुलर डेट बता देगा दोनों को। एजीएम से लेट अस से 30 दिन पहले, एजीएम से 30 दिन पहले एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट या रिकॉर्ड डेट बता देगा, और इन दोनों को कहेगा कि इस तारीख पे जो भी शाम को 5 बजे फाइनल सिचुएशन है डीमैट अकाउंट्स की, हमारे जो डीमैट अकाउंट होल्डर हैं, हमारे जो
शेयर होल्डर्स हैं वो आप हमें लिस्ट बनाकर दे दो। तो NSDL के पास जितना होगा वो अपना डेटा निकाल कर दे देगा, CDSL के पास जो होगा वो अपना डेटा निकाल कर दे देगा, और एक दिन आगे पीछे नहीं, सेम डे शाम को 5 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद जो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा एक पर्टिकुलर दिन वाला मांगेंगे, कंपनी सेक्रेटरी मांगेगा और यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बेस पर लिस्ट बनाकर कंपनी सेक्रेटरी वो नोटिस की PDF फाइल सबको ईमेल करेगा, क्योंकि इसी लिस्ट में सबके ईमेल आईडी होंगे, तो सबको ईमेल चली जाएगी। बल्क ईमेल सॉफ्टवेयर होता है, एक क्लिक मारा सबका सॉफ्टवेयर के अंदर 1 लाख या 2 लाख ईमेल आईडीज एक साथ डाल दिए और 1 शॉट 1 लाख या 2 लाख ईमेल्स चली गई। और इतने सारे लोग हैं तो 15 या 20 बार एफर्ट करना पड़ेगा तो चला जाएगा। और वो बल्क ईमेल सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, या कंपनी सेक्रेटरी RTA को दे देगा लिस्ट उठाकर, और RTA जो है वो बल्क ईमेल सॉफ्टवेयर यूज़ करके सबको ईमेल भेजेगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये। और इसके अलावा डिविडेंड देना है तो डिविडेंड NSDL CDSL के थ्रू नहीं जाता, कैश डिविडेंड है तो कैश डिविडेंड तो कंपनी को, क्योंकि जब लिस्ट आएगी अपडेटेड लिस्ट तो इसमें ऑब्वियसली डीमैट अकाउंट होल्डर का नाम भी होगा, उसका डीमैट अकाउंट नंबर भी होगा, उसका ईमेल आईडी भी होगा, उसका बैंक अकाउंट नंबर भी होगा। अब बैंक अकाउंट नंबर आ गया ना यहाँ पर, तो अगर बैंक अकाउंट नंबर आ गया तो इशूअर कंपनी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा भेज देगी या RTA की हेल्प लेकर भेज देगी इन द बैंक अकाउंट ऑफ द करंट शेयर होल्डर्स। जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनके बैंक अकाउंट में, जो पास्ट में थे उनको भूल जाओ, ऑब्वियसली जिन्होंने अपने शेयर स्टॉक मार्केट में बेच दिए उनको भूल जाओ। तो NSDL CDSL से लिस्ट ले लेंगे और अकॉर्डिंगली बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी के लिए इतना। बाकी कोई क्वेरी आ रही है दिमाग में, मैंने फ़ोन नंबर दिया, नहीं तो चैप्टर नंबर 1 में और डिटेल में बताऊंगा। तो इस सेशन का जो पर्पज़ था कि मैं आपको समझा दूं डीमैट अकाउंट के बारे में, ब्रोकर्स के बारे में, कनेक्टिविटी, हाँ वो 5-6 पार्टीज कैसे कनेक्टेड हैं, बायर, सेलर, नीट प्लेटफॉर्म, देन CDSL NSDL का क्या रोल है, डीमैट अकाउंट का क्या रोल है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या रोल है, बैंक अकाउंट का क्या रोल है, वो सब कुछ समझाना था आपको, एक कलेक्टिव पिक्चर। और मुझे लगता है कि ऐसी कलेक्टिव पिक्चर, मतलब अगर इंट्रोडक्शन में हमारा बेस इतना सॉलिड बन गया, आगे आने वाले जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, सेकेंडरी मार्केट पढ़ेंगे, डिपॉजिटरी पढ़ेंगे ना, उसके लिए तैयारी हमारी सॉलिड हो गई। तो ये वीडियो तो मैं कहूँगा यूट्यूब पे पड़ा रहेगा सबके फ़ायदे के लिए, और हमारी ऐप में भी रहेगा। हमारी जो ऐप है, हमारी ऐप में भी डेमो लेक्चर्स, फ्री डेमो लेक्चर्स में वहाँ पर भी रहेगा। आप बार बार देखो ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाए, और फिर भी नहीं आ रहे, फ़ोन नंबर मैंने दे दिया आपको। तो इस सेशन में इतना। अगले सेशन में जब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया है, तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और ये सारी बातें हमारी हुई हैं, वैसे यही बातें आगे भी चलनी हैं। और ये डीमैट अकाउंट वाला काम भी हमारा हो गया है। अब व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, सर इतना कुछ समझ लिया है, कुछ इंटरेस्टिंग समझा दो, कब खरीदना है कब बेचना है, कुछ टेक्निकल पॉइंट वगैरह बता दो, और ये नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस तो हमने पढ़ लिया है, हु इज़ बुल हु इज़ बियर, ये थोड़ा बता दो। तो ये पॉइंट नंबर 9। 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, अगले सेशन में आ रहे हैं। 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद अगले सेशन में आ रहे हैं, और 5 मिनट के बाद बात करेंगे हु इज़ बुल हु इज़ बियर इन द स्टॉक मार्केट, व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जस्ट वेट फॉर दैट। और ये 9, 11, 10 हमारा पहले हो चुका है। 9, 11, 12 व्हेन टू बाय अ शेयर, व्हेन टू सेल अ शेयर के बारे में बात करेंगे, हु इज़ बुल हु इज़ बियर बात करेंगे, व्हेन द मार्केट इज़ बुलिश व्हेन द मार्केट इज़ बियरिश, ये भी बात करेंगे। इंट्राडे और इंटरडे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शॉर्ट सेलिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये काम भी ऑलरेडी डन, पहले हो चुका हमारा। और इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है ये भी बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और भी बताऊँगा, थोड़ा सा डिटेल में और भी बताऊँगा। तो अगले सेशन में वी विल ट्राई टू कवर फ्रॉम 9 to 15 आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम इस सब को कवर करने की अभी कोशिश करेंगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माता दी। हाँ जी, 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट में फटाफट आ जाओ वापस, ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं।